Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 15th of November 2022. तो गाइज आज है तारीख 15 नवंबर 2022 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है नॉर्वे को, काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ है तो इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2019 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसीडर द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको 4 चीज़ें दी गई हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। पूछा ये जाता है कि इन चारों में से कौन सी चीज़ हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होगी अगर हम बायोमास रेसिड्यू या क्रॉप रेसिड्यू को जलाते हैं। आपको पता है बायोमास एक ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि प्लांट्स वगैरह से हम लोगों को मिलता है, लेकिन बायोमास रेसिड्यू की बात करें, जैसे कि बायोमास को जलाना, एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे फॉरेस्ट फायर हो गया, यानी कि जंगलों के अंदर आग लगना। जंगल के अंदर आग लगी तो उसमें से क्या क्या चीज़ें निकलेंगी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, आप उस प्रकार से यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये 4 चीज़ें दी गई हैं, बताना है एटमॉस्फेयर में इन चारों चीज़ों में से क्या क्या रिलीज होंगी अगर हम लोग क्रॉप रेसिड्यू या बायोमास रेसिड्यू को जलाते हैं। तो नीचे ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी 2, 3 and 4 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 4 ओनली, या फिर ऑप्शन डी चारों की चारों चीज़ें रिलीज होंगी। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो अभी न्यूज़ में छत्रपति शिवाजी की जगदम्बा तलवार बनी हुई है, तो न्यूज़ में क्यों है इसको भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको इस तलवार के बारे में जो इसका हिस्ट्री रही है वो भी यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो अभी के समय पर ये जो जगदम्बा तलवार है वो अभी यूके के अंदर है, लंदन में है। तो इसको वापस भारत के अंदर लाने के बारे में चर्चा की जा रही है। इसको लेकर इंडियन एक्सप्रेस ने एक डिटेल से एक्सप्लेन सेक्शन पर आर्टिकल पब्लिश किया है, जहां पर बताया यह जा रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार ने हाल ही में अनाउंसमेंट ये किया है कि हम लोग इस तलवार को वापस भारत में लेकर आएंगे लंदन से, और जल्दी इसको लेकर आया जाएगा। ये बेसिकली महाराष्ट्र की सरकार की साइड से अनाउंसमेंट निकल कर आया है, जिसकी वजह से जगदम्बा तलवार अभी के समय पर न्यूज़ में बन चुकी है। अब जब ये तो तलवार है, ये न्यूज़ में है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। जीएस पेपर नंबर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें इस तलवार के बारे में, ये जो तलवार है ये यूके पहुंची कैसे, तो ऐसे पहुंची कि इस तलवार को दिया गया था एडवर्ड को। एडवर्ड कौन थे, एडवर्ड थे प्रिंस ऑफ वेल्स। तो प्रिंस ऑफ वेल्स यानी एडवर्ड, इनको यहाँ पर ये तलवार दी गई थी। अब ये तलवार किसने दी थी, ये तलवार दी थी शिवाजी 4 ने। कब दी थी, 1875 से लेकर 1876 के बीच में। नाउ ये जो पूरी तलवार है ना, वो आज के समय पर लंदन में सेंट जेम्स पैलेस जो है वहाँ पे रॉयल कलेक्शन का हिस्सा है, उस कलेक्शन के अंदर ये तलवार देखने को मिलती है। अब शिवाजी 4 ने यहाँ पर दी थी एडवर्ड को, इस वजह से वो लंदन यहाँ पर पहुँच गई। कब, 1875 से लेकर 1876 तक। ये बात बोली जाती है कि हाँ ये तलवार दी गई थी, ऑफर की गई थी, लेकिन ऐसा है नहीं। हुआ क्या करता था उस समय पर मैं आपको बताता हूँ। उस समय पर आप देखोगे जब ये तलवार शिवाजी 4 ने दी थी, उस समय शिवाजी 4 केवल और केवल 11 साल के थे। और उस समय पर वो समय ऐसा था जहाँ पर और भी बहुत सारे जो इंडियन किंग्स थे ना, भारत के राजा रजवाड़े थे, उनके बच्चे थे, यानी कि छोटे छोटे किंग्स आपको देखने को मिलेंगे जिनकी उम्र बहुत कम थी। तो उनसे
कभी कभी तो ज़बरदस्ती ये अंग्रेज सामान ले लिया करते थे, है ना, उनकी जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं वो ले लिया करते थे फोर्सफुली, उनके ऊपर जोर अपना कर, है ना। और फिर उसके बाद में यहाँ पर बताया ये जाता है कि ये चीज़ें हमें ऑफर करी गई हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर आर्टिकल में बताई गई। फिर उसके बाद में जब ये जगदम्बा तलवार न्यूज़ में आती है तो एक मराठी पोएट है, उन्होंने यहाँ पर अपनी पोयम के अंदर भी इस तलवार का जिक्र किया हुआ है। देश की आज़ादी के बाद में जो हमारे पहले चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, यशवंतराव चव्हाण, इन्होंने यहाँ पर इस मैटर को उठाया था कि हाँ, इस तलवार को वापस से लेकर आना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज बोलते हैं ये हमें ऑफर करी गई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। उस समय पर शिवाजी 11 साल के हुआ करते थे, और ऐसे पहले बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिले जहाँ पर जो किंग्स हैं वो बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, इवन 10 साल से भी कम उम्र में, और उनसे यहाँ पर जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं जिसका एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है उसको ले लिया जाता है, ठीक है ना। आगे आते हैं। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया जो पहले चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, यशवंतराव चव्हाण साहब, इन्होंने यहाँ पर इस मैटर को उठाया था। बाद में यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर AR अंतुले बने, इन्होंने यहाँ पर इस एफर्ट को वापस से और उठाया, है ना। तो मतलब धीरे धीरे ये मैटर जो है ये चलता रहा। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे आज के समय पर वापस से ये न्यूज़ में आ चुका है। आज के समय पर महाराष्ट्र की सरकार ने वापस से मांग करी है। उन्होंने बोला है कि हम लोग जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक, इनसे बातचीत करेंगे, और बातचीत करने के बाद हमारी कोशिश ये होगी कि 2024 तक हम इस तलवार को वापस से इंडिया लेकर आएँ, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें छत्रपति शिवाजी की, तो इन्होंने यहाँ पर वैसे तो 3 तलवारों का इस्तेमाल किया था, जिसमें से सबसे ज़्यादा जिक्र 2 तलवारों का किया जाता है। एक तो जगदम्बा, जिसके बारे में आपने समझा, फिर उसके बाद में एक तलवार और है भवानी, ठीक है ना। तो ये 2 तलवार का नाम आपको देखने को मिलेगा। वैसे 3 तलवार जो है वो इस्तेमाल की गई थी इनके थ्रू। ना जो भवानी तलवार है ना, वो आज के समय पर सतारा के अंदर है, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस्तेमाल की थी। मतलब मैंने आपको बताया 3 तलवार इस्तेमाल करी थी, जिसमें से 2 सबसे प्रोमिनेंट, एक भवानी और एक जगदम्बा। तो भवानी का इस्तेमाल भी किया था, लेकिन भवानी वाली तलवार आज के समय पर सतारा के अंदर है ना। और एक समय पर यह केस भी हो गया था, जब इंडिया ने बोला कि जो जगदम्बा तलवार है वो ऐसे ही लेकर जाया गया है यूके के अंदर में, ये तलवार हमें वापस चाहिए। तो ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि देखो ये जो तलवार है ना ये अलग है, यानी ये तलवार जगदम्बा तलवार नहीं है। इस प्रकार की बातें वो लोग यहाँ पर बोल रहे थे। ये कह रहे थे ये जगदम्बा तलवार नहीं है, भवानी, और भवानी तलवार आपके पास में बहुत पहले से ही है ना, इंडिया के अंदर ही है। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर उनके थ्रू बोली गई थी, बट लेकिन चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है। वो जगदम्बा ही तलवार है जो कि आज के समय पर लंदन के अंदर है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कैटलॉग है छत्रपति ऑफ करवीर करके, उस कैटलॉग के अंदर इस तलवार के बारे में जिक्र किया हुआ है, और ये जो तलवार है वो आपको लंदन में देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। तो ब्रिटिशर्स यहाँ पे आर्ग्यू ये कर रहे थे कि जो तलवार है इसका नाम भवानी, और ये महाराष्ट्र के सातारा डिस्ट्रिक्ट में पहले से है, तो यहाँ पे कोई सी तलवार नहीं है ना। जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, जगदम्बा स्वॉर्ड वहाँ पर देखने को मिल जाती है। कहाँ पे? मैंने आपको बताया लंदन के अंदर जो सेंट जेम्स पैलेस है ना, वहाँ पर जो एक रॉयल कलेक्शन है उसके अंदर वो तलवार रखी हुई है, उसी को वापस से लाने की मांग की गई है। क्लियर हो गया? तो ये इशू बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। अब आप सोच रहे होंगे एक सर इतनी सारी बातें आपने बता दी और कुछ भी दिखाया नहीं कंटेंट, ये मेरी खुद की गलती हो गई। पता है यार, मैंने यहाँ पे स्लाइड लगा दी है और उसके बाद मैंने मतलब न्यूज़पेपर पे जाना था, लेकिन मैं न्यूज़पेपर पे जा नहीं पाया। मैंने यहीं से आपको सब कुछ बता दिया, लेकिन कोई बात नहीं। वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पर मिलेगी आपको, मैं आपको बता देता हूँ। तो जो भी बातें मैंने अभी आप लोगों को बताई हैं वो सब लिखित में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। मैंने यहाँ पर ऐसे ही आपको पढ़ा दिया, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। अब ये कहाँ पे मिल जाएगा? PDF के अंदर। आप लोग जब टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करोगे ना, तो एक काम और करना है, एक ऐप को डाउनलोड कर लेना जिसका नाम है एडोब एक्रोबैट, ठीक है ना। इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। जैसे आप लोग इस PDF को इस ऐप में ओपन करोगे, आपको इस प्रकार से येलो कलर के ढेर सारे सिंबल्स नजर आएंगे हर एक आर्टिकल के बराबर में। इस आर्टिकल के बराबर में जो ये सिंबल लगा हुआ है ना, तो इस सिंबल के अंदर ही सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। जैसे सपोज यहाँ पर रिटेल इन्फ्लेशन को लेकर एक आर्टिकल है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इस पर अगर मैं टैप करता हूँ सिंबल को, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इन्फ्लेशन को लेकर सारा डेटा निकल कर आ जाएगा, जो कि रमेश सिंह की किताब के अंदर मैंशन है ना। या फिर मतलब जो भी मैं आपको अलग से स्टैटिक डेटा प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये जो PDF है इसके साथ एक ऐप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को परेशानी होती है PDF डाउनलोड करने में, बट ये चीज़ यहाँ पर इसका एक सॉल्यूशन नज़र आता है। चलो आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल आता है हमारा ये वाला। तो इस वाले आर्टिकल को वैसे आप लोग GS पेपर नंबर 3 इकोनॉमी से लिंक कर पाओगे। ऑब्वियसली बात है, महंगाई वगैरह की चर्चा की जा रही है। अभी उससे पहले हमने हिस्ट्री का आर्टिकल पढ़ा था, तो हिस्ट्री का सब्जेक्ट कहाँ पर आता है? हमारा GS पेपर नंबर 1 के अंदर। क्लियर है ना। अब यहाँ पर देखो बात ये की जा रही है, जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो
अक्टूबर के महीने में थोड़ा सा ठंडा होता हुआ नजर आया, ठीक है ना। देखो अभी हम लोग नवंबर के महीने में हैं, लेकिन ये जो डेटा है ना ये पिछले महीने का है, अक्टूबर के डेटा, अक्टूबर का महीने का है। आपको पता होगा क्योंकि जो भी महंगाई का डेटा या जो भी मेजर डेटा इकोनॉमिकल डेटा आता है ना वो पिछले महीने का रिलीज होता रहता है। जैसे अभी नवंबर का महीना खत्म होगा तो नवंबर के सारे डेटा जो है वो दिसंबर में हम लोग को पता चलेगा नवंबर में क्या हालात रहे हैं। वैसे ही हमें अक्टूबर का डेटा अभी पता चला है। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर सारा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, मतलब पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे बात की जा रही किसकी, रिटेल इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई। अब ये रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है इसको समझाऊंगा, होलसेल इन्फ्लेशन क्या होता है उसको भी समझाऊंगा। तो यहाँ पे जो रिटेल इन्फ्लेशन आपको नज़र आ रहा है, पिछले कुछ समय पर यह महंगाई बहुत ज़्यादा उच्च स्तर पर नज़र आ रही है ना। लगभग इसने 6% को क्रॉस कर रखा है। तो अभी यहाँ पर पिछले महीने से पहले देखोगे, यानी कि पिछला महीना अक्टूबर था, अक्टूबर से पहले सितंबर को देखोगे या उससे पहले के और मंथ देखोगे, तो उस समय पर जो महंगाई है ना वो 7% को भी क्रॉस कर चुकी थी, यानी कि 7% से ऊपर चल रही थी। बट अभी क्या हुआ, पिछले महीने अक्टूबर के मंथ में हमने ये देखा कि जो महंगाई है वो 7% से गिर कर 6.77% तक पहुंची है। मतलब 6% के आसपास यहाँ पर ये जो महंगाई है वो पहुंच गई है। यानी पिछले महीने क्या हुआ, महंगाई के अंदर थोड़ी ठंडक देखने को मिली है, ये सिचुएशन थोड़ी सी कूल डाउन हुई है। लेकिन अभी भी पता है एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि अभी भी आप लोग देख पा रहे होंगे ये 6% से ऊपर है, और ये कहानी पिछले 10 महीनों से चल रही है। पिछले 10 महीनों से लगातार भारत के अंदर जो ये महंगाई है वो 6% से ऊपर है। तो आप कहोगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम यह है कि जो हमारा टारगेट है ना, हम उससे कई गुना ज़्यादा उस टारगेट को बीट कर चुके हैं, मतलब ख़त्म कर चुके हैं। अब टारगेट का मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। होता क्या है कि जब हम लोग महंगाई की बात करते हैं, इन्फ्लेशन की बात करते हैं, तो आरबीआई का एक टारगेट है। टारगेट क्या है, वो है कि जो महंगाई है ना वो 4+-2 के दायरे में होनी चाहिए। 4+-2 के दायरे में ये महंगाई रहनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो महंगाई है वो ज़्यादा से ज़्यादा 6% होनी चाहिए और कम से कम 2%। इससे ना ज़्यादा कम हो, इससे ना ज़्यादा ज़्यादा हो, यानी 6% से ज़्यादा ना हो, 2% से कम ना हो, इसके बीच में महंगाई रहनी चाहिए। ये हमारा एक टारगेट है जिसको हम लोग मेंटेन करके रखना चाहते हैं। लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया कि पिछले 10 महीने से जो महंगाई है वो 6% से भी ऊपर चल रही है। मतलब जो हमारा टारगेट था बेसिकली इसके बीच में हमें ये महंगाई को बना के रखना था, वो चीज़ हम लोग यहाँ पर आप कह सकते हो कि मेंटेन नहीं कर पाए, और अभी महंगाई एक अल्टीमेट लेवल पर है। भले ही पिछले महीने यानी अक्टूबर के महीने में महंगाई 6.77% पहुंची हो, लेकिन फिर भी अभी 6% से ऊपर ही है। यानी जो हमने यहाँ पे एक टारगेट रख रखा था अभी भी यहाँ पर इसको हम मेंटेन नहीं कर पाए, यानी अभी भी महंगाई बहुत ज़्यादा ही आपको नज़र आती है। पिछले 10 महीनों से लगातार 6% से ऊपर का ये परसेंटेज चल रहा है इस इन्फ्लेशन के मामले में। वो चीज़ें इस आर्टिकल के अंदर बताई है। हालांकि पिछले महीने सिचुएशन थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, बेहतर हुई है पहले के कंपैरिजन में। जैसे सितंबर के महीने में 7.41% के आसपास इन्फ्लेशन था, तो अक्टूबर के महीने में थोड़ा सा इंप्रूव हो गया। बस खाली एक हल्का सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, लेकिन अभी भी 6% से ये ऊपर ही है। जो हमारा 4+-2 का दायरा है उसके अंदर अभी भी ये महंगाई नहीं आई है। क्लियर हो गया। तो ये था यहाँ पर पूरा का पूरा आर्टिकल। अब क्या आर्टिकल पढ़ने से काम हो जाएगा, ये चीज़ें तो हर महीने बदलती रहती हैं। अब नवंबर के बाद दिसंबर का, फिर उसके बाद ऐसे यहाँ पर हर महीने का डेटा आता रहता है। तो ये डेटा याद रखना है, बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, बस अब आया है न्यूज़ में तो पढ़ लेना। लेकिन इसी के बहाने आप हर महीने इन्फ्लेशन पढ़ लेते हो, होलसेल इन्फ्लेशन क्या होता है वो पढ़ लेते हो, रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है वो पढ़ लेते हो। चलो आओ डिस्कस करते हैं फिर आखिरकार क्या है। जो भी आप लोग स्टैंडर्ड बुक्स उठाते हो ना, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर क्या करना होगा, आपने आर्टिकल पढ़ा, अब इसको थोड़ा सा अपनी बुक से रिलेट कर लो कि बुक में से क्या पढ़ना है, यानी जहाँ से सवाल पूछा जाएगा। तो सवाल जहाँ से बनेगा वो उसका बैकग्राउंड डेटा, स्टैटिक डेटा, वो है इन्फ्लेशन, WPI, CPI, वो चीज़ें यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। जब हम लोग बात करते हैं इन्फ्लेशन की तो सबको पता है इन्फ्लेशन रेफर्स टू द इंक्रीज इन द गुड्स एंड प्राइस, है ना, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सॉरी, वो बेसिकली यहाँ पर इन्फ्लेशन कहलाता है। यानी कि जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज है उनके दाम बढ़ जाना, वो महंगाई कहलाती है। अब आगे आते हैं, इन्फ्लेशन की जब बात होती है तो सबसे पहला सवाल दिमाग में ये आता है कि इन्फ्लेशन को मापता कौन है, मेजर कौन करता है। देखो इन्फ्लेशन को दो तरीके से मेजर किया जाता है, दो इंडेक्सेस के माध्यम से। एक है होलसेल प्राइस इंडेक्स और दूसरा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी WPI और CPI। WPI यानी कि होलसेल, आपको समझ में आ रहा होगा जब बात हम लोग करेंगे ढेर सारे की, एक साथ बल्क के अंदर जब सामान का व्यापार चल रहा होगा तब हम लोग बात करेंगे WPI की।
और CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि छोटे लेवल पर, यानी कि आप इसको रिटेल इन्फ्लेशन भी कह सकते हो। तो CPI इंडेक्स और WPI इंडेक्स के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, अपनी महंगाई को मापते हैं, मेजर करते हैं। क्लियर हुई बात। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आखिरकार CPI और WPI में क्या डिफरेंस होता है, फिर उसके बाद में इन्फ्लेशन के कॉजेज़ के ऊपर भी आएंगे। जब बात करते हैं हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, यानी कि CPI की, तो CPI बेसिकली एक रिटेल बायर के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। यानी कि आप हो, मैं हूँ, हम लोग यहाँ पे रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जो भी सामान का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके जो प्राइसेस के अंदर चेंज हो रहा है ना, उनको जब मेजर किया जाता है, वो बेसिकली यहाँ पर CPI इंडेक्स के थ्रू मेजर किया जाता है। अब ये जो CPI है, इसको रिलीज़ कौन करता है? इसको रिलीज़ किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के थ्रू, यानी कि NSO के थ्रू। क्लियर हुई बात। नाउ जो मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या कैलकुलेट करता है, यानी कि जो भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जैसे कि आप और मैं डेली बेसिस पर इस्तेमाल कर रहे हैं, फूड, मेडिकल केयर, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, या जो भी चीज़ें हैं जो कि इंडियन कंज्यूमर्स अपने इस्तेमाल के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इनके प्राइसेस के अंदर जो भी डिफरेंसेस होते हैं, जो भी चेंजेस होते हैं, उसको CPI ही कैलकुलेट करता है, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करता है। छोटे लेवल पर बात कर रहे हैं, यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, जो कि अभी आपने आर्टिकल में पढ़ा है। समझ में आई बात। अब जब बात करते हैं CPI की, तो ध्यान रखना है एक बात, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है वो बेसिकली 4 प्रकार का होता है। यानी कि 4 प्रकार का है तो हर चीज़ के लिए अलग अलग है। इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अलग निकाला जाता है। एग्रीकल्चरल लेबर के लिए CPI अलग होता है। रूरल सेक्टर के लिए, यानी कि गांव वाले एरिया के लिए, यहाँ पर अलग होता है। और रूरल और अर्बन, यानी कि शहर और साथ ही साथ गांव वाले एरिया को कंबाइन कर कर अलग होता है। तो ये 4 कैटेगरीज के अंदर, या फिर आप कह सकते हो कि 4 प्रकार के CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होते हैं। अब इनमें से भी आपको क्या ध्यान रखना है, इनमें से ये ध्यान रखना है कि जो पहले 3 CPI है, यानी कि इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, एग्रीकल्चरल लेबर के लिए और रूरल लेबर के लिए, ये जो पहले 3 प्रकार के CPI आपको दिख रहे हैं ना, इन तीनों को कौन कंपाइल करता है? हमारी लेबर ब्यूरो, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, वो यहाँ पर आप कह सकते हो कि इसको कंपाइल करता है। यानी कि जो पहले 3 इंडेक्सेस हैं, यानी जो पहले 3 CPI नज़र आए, इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चरल लेबर और साथ ही साथ रूरल लेबर के लिए, वो हमारा लेबर ब्यूरो ही तैयार करता है। यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो लेबर ब्यूरो है वो इसको रेडी करता है। बाकी जो चौथा वाला है, गांव वाले और शहर वाले एरिया को कंबाइन करके जो CPI आता है ना, इसको कौन तैयार करता है? उसको नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस तैयार करता है। तो ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इतना इंपॉर्टेंट है कि अभी आपको थोड़ी देर बाद में ही पता चलेगा। इतना क्लियर हुआ CPI क्या होता है, एक एक बात दिमाग में बैठ गई है। अब आते हैं हम लोग किसके ऊपर? WPI के ऊपर। सॉरी, एक दो बातें और बता देता हूँ। CPI का जो बेस ईयर है वो 2012 है। 2012 के कंपैरिजन में हम लोग आज के इन्फ्लेशन को जो है वो देखते रहते हैं, कंपेयर करते रहते हैं। इसका बेस ईयर बेसिकली CPI का 2012 है। 2012 का बेस लेके कैलकुलेट किया जाता है। बाकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करें तो जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ना, जो कि बाकी सारी चीज़ों को मेजर करता है, वो CPI डेटा का इस्तेमाल करता है हमारे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। आपको पता होगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रेपो रेट बढ़ाती है, कम करती है ना, ऐसी न्यूज़ आपको देखने को मिलती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो जब महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो डेटा इस्तेमाल किया जाता है ना, वो CPI वाला ही डेटा इस्तेमाल किया जाता है। और वो डेटा इस्तेमाल कौन करता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती है। ये एक दूसरा टॉपिक हो जाएगा। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो रेपो रेट करके टाइप करना, बाय रेपो रेट बाय दीपक यादव, आपको वीडियो मिलेगा। आप उसको अच्छे से देखोगे तो आपको वो सारी चीज़ें, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो CPI क्लियर हो गया। अब आते हैं किसके ऊपर? WPI के ऊपर, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स के ऊपर। अब जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, CPI में हम किसकी बात कर रहे थे? कंज्यूमर लेवल पर। आप, मैं, जो भी हम लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जो भी सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके प्राइस के अंदर जो चेंजेस हो रहे थे उसको कैलकुलेट किया जा रहा था। बट जब बात करते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स की, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर जब भी बल्क के अंदर व्यापार किया जाता है, यानी कि इकट्ठा थोक में ढेर सारे सामान का जब भी व्यापार होता है, उनके प्राइसेस के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको मेजर करता है WPI, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स। नाउ होलसेल प्राइस इंडेक्स को पब्लिश कौन करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा जो है WPI का इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म यहाँ पर यह है
WPI का कि जो जनरल पब्लिक है ना वो यहाँ पर होलसेल के अंदर खरीदती नहीं है, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स का इसी चक्कर में काफ़ी ज़्यादा आलोचना वगैरह भी हो जाती है। बाकी मैंने आपको बताया था CPI का बेस ईयर 2011-12 है, वैसे यहाँ पर आपको WPI का बेस ईयर भी 2011-12 देखने को मिल जाता है। ठीक है ना, तो CPI वर्सेस WPI, एक एक बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आर्टिकल, इतनी सारी बातें हम लोगों ने पढ़ ली हैं, कुछ काम की हैं भी या नहीं है, तो उसकी टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग कैसे करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। तो यूपीएससी ने साल 2015 में प्रीवियस ईयर में एक सवाल पूछा था। सवाल क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। हो गया ना इंटरेस्टिंग। तो क्वेश्चन क्या था कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर है उनके लिए जो CPI होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, वो कौन लेकर आता है। और मैंने अभी आपको बताया था 4 प्रकार के CPI होते हैं, और चारों प्रकार में से जो स्टार्टिंग के ऊपर के 3 हैं उसको कौन तैयार करता है, और जो आखिरी वाला है रूरल अर्बन कंबाइन वाला, उसको कौन तैयार करता है। तो यहाँ पर बात यह की जाती है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर वाला कौन लेकर आता है, ये बताओ। ऑप्शन है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, लेबर ब्यूरो, या डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। क्या दिमाग में आ रहा है? अगर सी आ रहा है तो बिल्कुल सही है, इसका आंसर आपको लेबर ब्यूरो देखने को मिलेगा। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसको कवर किया। समझ में आई बात? अब उसके बाद में आप लोग देखोगे, जब हम लोग बात करते हैं इन्फ्लेशन की, महंगाई की, तो महंगाई बढ़ने के पीछे के आपको 2 मेजर कारण देखने को मिलेंगे। वैसे तो 3 है, 2 मेजर कारण देखने को मिलेंगे। पहला क्या होता है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब समझ रहे हो कि किसी चीज़ की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। लोगों के पास में पैसा आया, किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सप्लाई इतनी हो नहीं रही है, तो क्या होगा? उस चीज़ के, उस प्रोडक्ट के जो दाम है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, ये तो इसमें कोई यहाँ पे समझने वाली चीज़ है ही नहीं, बस खाली ये तो लॉजिकल सी चीज़ है। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या होती है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यहाँ पे क्या होता है कि जब भी जो प्रोडक्शन होती है उसके अंदर जो दाम लग रहा था पहले वो बढ़ गया। यानी कि पहले एक पेन की प्रोडक्शन हो रही थी 5 रुपये में, एक पेन को बनाया जा रहा था 5 रुपये में, अब वो बन रहा है 7 रुपये में। मार्केट में थोड़ा सा और ज़्यादा का बिकेगा, बाकी चीज़ों को ऐड कर कर, है ना। तो वो जो इन्फ्लेशन आपको देखने को मिलता है ना, वो कैसे देखने को मिलता है? एक तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाए, उसकी सप्लाई हो ना रही हो, तो यहाँ पर उसका दाम बढ़ जाता है, यानी कि वहाँ पे महंगाई आपको नज़र आती है। दूसरा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जब प्रोडक्शन के अंदर ही जब दाम बढ़ जाता है तो वो बेसिकली कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहलाता है। सिंपल बात हो गई। तो आपने ये क्यों बताया? क्योंकि यहाँ पर एक और सवाल की टेस्टिंग करनी है। देखो, साल 2011 में एक और यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था? इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विद, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है ना, उसको आप किस चीज़ के साथ में लिंक कर सकते हो? ऑप्शन है डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, या हाइपर इन्फ्लेशन। क्या हो सकता है सही उत्तर? क्या डिफ्लेशन होगा? नहीं। इकोनॉमिक ग्रोथ को लिंक कर सकते हो आप इन्फ्लेशन से, यानी कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो आपको महंगाई भी देखने को मिलेगी। अब आप कहोगे ऐसा कैसे, तो समझते हैं। सपोज यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एरिया का इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास में पैसा आ रहा है, लोगों के पास में पैसा आ रहा है, लोग पैसा खर्च रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं। अब लोग पैसा खर्च रहे हैं तो उस चीज़ की डिमांड भी तो इंक्रीज़ हो रही है ना। अब जब डिमांड इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा। तो यानी इकोनॉमिक ग्रोथ इज इक्वल्स टू इन्फ्लेशन। सिंपल बात हुई। लोग जब पैसा खर्चेंगे, जब ज़्यादा स्पेंड करेंगे, डिमांड इंक्रीज़ होगी, डिमांड इंक्रीज़ होगी, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। तो ये था यहाँ पर एक सवाल। तो इकोनॉमी के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस भी आपने इसी आर्टिकल में कर लिया। चलो आर्टिकल नंबर 2 पर आते हैं। लेकिन नेक्स्ट आर्टिकल पर बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम करना, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आपको अचीव करवाना है। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये वाला प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे। और एक छोटी सी चीज़ और है, कमेंट के अंदर पार्टिसिपेट ज़रूर किया करो, कमेंट के अंदर एक्टिव रहा करो, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट के अंदर अब एक्टिव रहना स्टार्ट कर दिए हैं जब से मैंने यहाँ पर बोलना स्टार्ट किया है। तो जैसे कि आपसे स्टार्टिंग में प्रश्न पूछा गया है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया, उसके बाद मैप का सवाल पूछा गया, तो उनके आंसर दिया करो। बाकी यहाँ पर अपने यहाँ पे जो भी टाइम हो रहा है उसके बारे में बता दिया करो, है ना। यानी कि जो भी समय हो रहा है, जिस समय पर आप लोग वीडियो देख रहे हो, तो इससे क्या होता है, एंगेजमेंट बढ़ता है। काफ़ी सारे लोगों के जो नाम है वो याद होने लगते हैं, क्योंकि वो रेगुलर बने रहते हैं कमेंट के अंदर, ठीक है ना। तो कमेंट के अंदर पार्टिसिपेट भी करना है। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। बगल में ही एक और आर्टिकल आपको यहाँ पर नज़र आता है। क्या बात की जा रही है? देखो, यहाँ पे बात की जा रही है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 के मीटिंग के बारे में। COP मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी।
अब ये जो मीटिंग होती है ये हर साल देखने को मिलती है। इस मीटिंग का मकसद है कि हम लोग क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम से कैसे लड़ सकें, जो आज के टाइम पर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं उससे कैसे लड़ सकें, वो बेसिकली हमारा यहाँ पर टारगेट होता है। तो इससे पहले जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 26वीं वाली मीटिंग हुई थी वो हुई थी स्कॉटलैंड के अंदर ग्लासगो में। लेकिन जो ये 27वीं मीटिंग हो रही है ये कहाँ पे हो रही है, पहली चीज़ ये ध्यान रखना है, इजिप्ट के अंदर हो रही है। मैंने आपको रटा दिया है बार बार, इजिप्ट के अंदर शर्म एल शेख नामक जगह पर यह मीटिंग चल रही है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 की। बहुत सारे अलग अलग देश ने यहाँ पर इस मीटिंग को अटेंड कर रखा है। सबका मेजर फोकस है कि कैसे हम लोग क्लाइमेट चेंज से लड़ सकते हैं, कैसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन से लड़ सकते हैं। तो भारत के साथ साथ दूसरे देशों ने भी क्या करा, अपनी स्ट्रेटजी को अनाउंस कर दिया कि सर आने वाले सालों में हम क्या क्या करने वाले हैं, कैसे हम यहाँ पे इस प्रदूषण से लड़ने वाले हैं। सब ने अपनी स्ट्रेटजी का अनाउंसमेंट किया, पिछले साल भी किया था, हर साल करते हैं। तो इस बार इंडिया ने अपनी खुद की जो स्ट्रेटजी है ना उसका अनाउंसमेंट कर दिया है इस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर, जो कि अभी के समय पर चल रही है। तो भारत ने यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का अनाउंसमेंट किया है कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक टारगेट रखा है 2070 का, कि साल 2070 तक हमारा देश कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। हम लोग जो कार्बन है ना उसको अच्छे से कंट्रोल कर रहे होंगे, उस पोल्यूशन को अच्छे से कंट्रोल कर रहे होंगे। तो क्या क्या अनाउंसमेंट किया गया है आओ इसको डिस्कस करते हैं। इस छोटे से पिक्चर से ही आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो इंडियाज़ रोड टू नेट ज़ीरो को लेकर आर्टिकल है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 की जो मीटिंग चल रही है इजिप्ट के अंदर शर्म एल शेख पर। तो इंडिया ने वहाँ पे अनाउंसमेंट किया, अपने स्ट्रेटजी के बारे में बताया कि कैसे हम लोग साल 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनेंगे। नंबर 1 पॉइंट बताया ये जा रहा है नेशनल हाइड्रोजन मिशन। हम लोगों ने साल 2021 में यानी पिछले साल लॉन्च किया था। इस मिशन का जो मकसद है वो है कि हम लोग भारत को एक ग्रीन हाइड्रोजन हब बना दें, भारत को एक ग्रीन हाइड्रोजन हब बना दिया जाए। हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा, भरपूर मात्रा में पाया भी जाता है ना। तो बेसिकली यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि जो हाइड्रोजन है, खासकर ग्रीन हाइड्रोजन, उसे हमें यहाँ पे प्रोड्यूस करना है। क्योंकि जब भी हम लोग हाइड्रोजन की बात करते हैं तो देखो हाइड्रोजन बेसिकली यहाँ पर एक एनर्जी कैरियर का काम करता है। एक एनर्जी का सोर्स तो नहीं है बट एनर्जी कैरियर का यहाँ पर डेफिनेटली काम करता है। इसको हम लोग यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं या डिलीवर कर सकते हैं एक एनर्जी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं एक एनर्जी की तरह, वैसे एनर्जी की तरह यूज़ हो सकता है, एनर्जी कैरियर का काम करेगा। हाइड्रोजन एक मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, यानी सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है पूरी पृथ्वी के ऊपर। क्लीनर ऑल्टरनेटिव है, हमारा जो भी हम लोग पेट्रोल वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं इसका एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। पेट्रोल से पोल्यूशन हो रहा है, कार्बन से पोल्यूशन नहीं होगा, है ना। अब जब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के बहुत अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, उसके बाद में यहाँ पर ब्राउन हाइड्रोजन, ऐसे बहुत सारे अलग अलग कलर के यहाँ पर नाम दिए गए हैं। लेकिन आपने देखा, जैसे मैं आपको बता दूं, ग्रीन, ब्राउन, ग्रे, ब्लू, इस प्रकार के हाइड्रोजन्स होते हैं। लेकिन इंडिया का टारगेट क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ बढ़ना, भारत को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाना। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो हाइड्रोजन वैसे बनता कैसे है। हाइड्रोजन की अगर हम लोग बात करें तो पानी के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है ना। पानी के अंदर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है। तो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइज़र के अंदर पानी डाला, पानी के अंदर यहाँ पे हम लोगों ने बिजली का इस्तेमाल करके क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस करवाया। और इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से क्या होता है, पानी में से हाइड्रोजन अलग हो जाता है और एक तरीके से जो O2 है वो ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो O2 H2 ये दोनों अलग हो जाता है, जिसको हम लोग H2O के नाम से जानते हैं, आपको पता होगा, है ना। तो जो हाइड्रोजन अलग कर दिया हमने पानी में से, ऑक्सीजन अलग कर दिया, जो हाइड्रोजन हमें मिला अलग से उसको हम लोगों ने क्या किया, स्टोर करके रख लिया। फिर उसके बाद में इसको गैस और लिक्विड की फॉर्म में हम लोगों ने इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, जगह जगह पर भेजना स्टार्ट कर दिया। तो आप कहोगे इसमें ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, ऐसे तो यहाँ पर बाकी ब्राउन हाइड्रोजन भी बनता है। अब यही डिफरेंस है, ग्रीन ब्राउन हाइड्रोजन के बीच में डिफरेंस समझना है तो एक छोटी सी बात ये समझना, जब हम लोग पानी के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे होंगे तो वहाँ पे एक पावर का, एक इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जा रहा होगा। तो बिजली अगर कोयला जलाकर बन रही है तो अगेन कोयला जल रहा होगा तो वहाँ से पोल्यूशन हो रहा होगा, तो वो तो ब्राउन हाइड्रोजन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रदूषण हो रहा है। आप हाइड्रोजन बना रहे हो लेकिन जिस बिजली का इस्तेमाल करो वो प्रदूषण करने के बाद में बन रही है। लेकिन जो ग्रीन हाइड्रोजन होता है ना, इसमें जब हम पानी में इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पे जो पावर, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है वो क्या कौन सी इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो होती है रिन्यूएबल एनर्जी वाली, यानी कि या फिर हमने सनलाइट से जनरेट करी हो या विंड एनर्जी से जनरेट करी हो, तो वहाँ पे कोई पोल्यूशन नहीं हुआ।
जबकि दूसरे केस में ब्राउन हाइड्रोजन वाले केस में क्या हो रहा था, कोयला जलाकर हम लोग एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे थे। तो वहाँ पे आप कह सकते हो वो बेसिकली यहाँ पर क्लीन हाइड्रोजन नहीं था। लेकिन ये ग्रीन हाइड्रोजन आपको थोड़ा क्लीन देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जिस पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी है। तो मैंने आपको ग्रीन हाइड्रोजन का टॉपिक भी अलग से यहाँ पे पढ़ा दिया है। समझ में आई बात। दूसरा आपको देखने को मिलेगा, ये कदम उठाया गया कि हम लोग अपनी देखो न्यूक्लियर कैपेसिटी को भी बढ़ाने वाले हैं। साल 2032 तक हम अपनी 3 गुना न्यूक्लियर कैपेसिटी को बढ़ा देंगे। फिर तीसरा यहाँ पर जो कदम उठाया जाने के लिए बोला है, मतलब अपनी स्ट्रैटेजी में बताया गया, वो है इथेनॉल ब्लेंडिंग। आपको पता होगा पेट्रोल की जो यूज़ है वो लगातार इंडिया के अंदर बहुत बढ़ रही है। हम लोग दुनिया भर से पेट्रोल को परचेज़ करते हैं और उसके बाद यहाँ पर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसमें ही हमारा बहुत सारा पैसा जो है वो खर्च हो जाता है। तो उसके लिए एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, वो है इथेनॉल ब्लेंडिंग का। क्या करेंगे, अपने पेट्रोल में हम लोग इथेनॉल को मिला देंगे। तो जैसे ही पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाएगा तो इससे क्या होगा, पेट्रोल की जो खपत है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि हम लोग उसमें इथेनॉल भी मिला रहे होंगे। यानी कि पेट्रोल के ऊपर जो डिपेंडेंसी है अलग अलग देशों के ऊपर, वो चीज़ हमारी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो यही हमारा टारगेट है कि साल 2025 तक हमें क्या करना है, अपने पेट्रोल में 20% तक इथेनॉल को मिलाना है। इस टारगेट को अचीव करना है। इससे भी पोल्यूशन कम हो पाएगा, क्योंकि पेट्रोल जलेगा तो पोल्यूशन करता है, इथेनॉल जलेगा तो पोल्यूशन नहीं करेगा। तो इससे ये भी एक बेनिफिट भी नज़र आएगा। तीसरा कदम यहाँ पे बोला है कि हम लोग आने वाले समय पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसके अंदर भी हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। फिर एक और कदम ये उठाया गया है कि जो क्लाइमेट फाइनेंस है वो यहाँ पर डेवलप्ड नेशंस को प्रोवाइड करवाना चाहिए, वो भी बढ़ाकर। आपको पता होगा कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं, डेवलप्ड लास्ट में ईडी लगा है, मतलब कि वो विकसित देश आपको देखने को मिलेंगे। और जो डेवलपिंग होती हैं लास्ट में आईएनजी लगता है, मतलब कि वो धीरे धीरे डेवलप्ड कंट्री की तरफ, मतलब डेवलप्ड बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, विकसित होने की तरफ बढ़ रहे हैं। वहाँ पे प्रोसेस चल रहा है, पूरा का पूरा धीरे धीरे काम चल रहा है उस कंट्री के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि जब डेवलपिंग कंट्री होती है ना, धीरे धीरे यहाँ पर वहाँ पे काम चल रहा होता है, अपने आप को ग्रो कर रही होती है, तो बहुत सारा पोल्यूशन भी होता है, क्योंकि इंडस्ट्री वगैरह लगेगी तभी ग्रो करेंगे। तो वहाँ से पोल्यूशन होता है इंडस्ट्री से। तो उसके लिए यहाँ पर बोला यह है कि जो भी अमीर कंट्री हैं, यानी डेवलप्ड नेशंस हैं, जिन्होंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अपने इतिहास में पोल्यूशन करने के बाद में आज वो डेवलप्ड बन चुके हैं, तो क्या करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा पैसा प्रोवाइड करवाएं डेवलपिंग कंट्री को, ताकि जो डेवलपिंग कंट्री है वो अपने यहाँ पर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सके। क्योंकि एकदम से पोल्यूशन कंट्रोल कर देना, ख़त्म कर देना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एकदम से यहाँ पे सब कुछ रुक जाना, इंडस्ट्री वगैरह, उससे बहुत लॉस होगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो पैसा प्रोवाइड करवाएं डेवलपिंग कंट्री को, और इस अमाउंट को थोड़ा इंक्रीज़ कर देना चाहिए। ये बात क्लियर हुई। फिर उसके बाद में हमारा एक लॉन्ग स्ट्रेटजी में टारगेट ये भी है कि हम लोग जो टेम्परेचर है ना, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके रखें, क्योंकि साल ब साल टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके रखा जाए। ये भी हमारा एक स्ट्रेटजी के अंदर ही टारगेट है, ठीक है ना। तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव जी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 के समिट में यहाँ पे ये आपको, मतलब ये कल का पिक्चर है, मंडे का पिक्चर है, ठीक है ना। जो जो अनाउंसमेंट भारत ने किया है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि सर इथेनॉल ब्लेंडिंग आपने पढ़ाया ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में, तो ये लिखित में दे देते तो बहुत अच्छा होता। तो वो सारी चीज़ें लिखित में ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में आपको यहाँ पर दे दी गई है। हाइड्रोजन मैंने आपको बताया एक मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है ना। इलेक्ट्रिसिटी को स्प्लिट कर देते हैं हम लोग, वाटर हाइड्रोजन, यहाँ पे वाटर मतलब इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से पानी को स्प्लिट कर दिया जाता है, जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हम लोग को मिल जाता है ना। ये चीज़ें मैंने आपको अभी ऑलरेडी बता दी हैं, डोंट वरी। ये लिखित में भी आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगी। आगे आते हैं, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ आते हैं। आपसे मैंने स्टार्टिंग बोला था कि नॉर्वे को अच्छे से मैप में देख लेना। क्यों? क्योंकि नॉर्वे न्यूज़ में बना हुआ है। क्यों न्यूज़ में बना हुआ है मैं आपको बताता हूँ। तो नॉर्वे के एनवॉय ने कल यहाँ पे एक चीज़ बताई है, वो ये बोला कि भारत और नॉर्वे का जो व्यापार है वो अभी $2 बिलियन को क्रॉस कर चुका है। यानी कि एक समय पर 2015-16 में भी लगभग $1 बिलियन के आसपास व्यापार चलता था, लेकिन यहाँ पे आज से 2 साल पहले भी $1 बिलियन के आसपास था। बट आज के समय पर यानी इस साल जो व्यापार है इंडिया और नॉर्वे के बीच में वो $2 बिलियन का हो गया, यानी कि व्यापार जो है वो दुगुना हो गया है। ऐसा खुद जो नॉर्वे के एनवॉय हैं, ये आपको इनका पिक्चर दिख रहा होगा, हैनिस जैकॉब का, इन्होंने यहाँ पर ये बात बताई है। इन्होंने बोला कि जो नॉर्वे है ना, ये बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट के अंदर। इंडिया के अंदर जो खासकर क्लाइमेट सेक्टर है वहाँ पर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट नॉर्वे कर भी रहा है, और आने वाले समय पर भी नॉर्वे ढेर सारा पैसा इन्वेस्ट करने वाला है।
नॉर्वे लगभग $1 बिलियन का जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट करेगा भारत के क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर में, ऐसा बताया गया है ना। तो यहाँ पे आने वाले 5 सालों के अंदर धीरे धीरे बहुत सारा पैसा यहाँ पे, मतलब कि आने वाले 5 सालों में धीरे धीरे दुनिया भर में ढेर सारा पैसा यहाँ पे नॉर्वे इन्वेस्ट करेगा, ना कि इंडिया के अंदर, दुनिया भर में इन्वेस्ट करेगा। और इंडिया में भी ढेर सारा पैसा इन्वेस्ट करने वाला है। क्यों? क्योंकि नॉर्वे को काफ़ी इंटरेस्ट दिख रहा है। क्योंकि आप देखोगे भारत के अंदर, तो भारत एक सबसे बड़ा पोटेंशियल है, सबसे बड़ी ताकत है सोलर एनर्जी के मामले में। तो खासकर यहाँ पर जो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है वो सोलर एनर्जी सेक्टर में भी हम लोग देख सकते हैं, ऐसा यहाँ पर नॉर्वे के एनवॉय का कहना है। और आने वाले समय पर विंड एनर्जी के मामले में भी इंडिया काफ़ी आगे बढ़ने वाला है, तो विंड एनर्जी सेक्टर में भी नॉर्वे ढेर सारा इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो वो बातें यहाँ पे बताई गई हैं। तो आपसे क्या पूछा जाएगा? ऐसा यहाँ पर आर्टिकल से कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस नॉर्वे ध्यान रखना, नॉर्वे और इंडिया के बीच में जो व्यापार है वो $2 बिलियन का हो गया, इतनी बात ध्यान रखना, 2 पॉइंट्स। बाकी अगर हम लोग इस आर्टिकल का थोड़ा बैकग्राउंड देखें तो ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आईआर की जब बात करते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशन की कोई भी किताब उठाओगे, इंडिया नॉर्वे के रिलेशंस बहुत छोटे से पोर्शन में कवर करे गए हैं, ज़्यादा कुछ चीज़ें वहाँ पर है नहीं। तो मैं कुछ चीज़ आपको बता देता हूँ, जैसे कि इंडिया और नॉर्वे के जो फ्रेंडली रिलेशंस हैं, जो इनकी दोस्ती है, वो कब से स्टार्ट होती है। तो देश आज़ाद होता है हमारा 1947 में, तब से यहाँ पर आप देख पाओगे जो रिलेशंस हैं वो इंडिया नॉर्वे के काफ़ी अच्छे रहे हैं, दोस्ताने वाले रिलेशंस हमारे रहे, कभी रिलेशन यहाँ पे नॉर्वे से ख़राब हुए नहीं हैं। नाउ ये जो दोनों कंट्रीज़ है ना, ये एक दूसरे को रिस्पेक्ट करती हैं। इन दोनों कंट्रीज़ के अंदर जो वैल्यूज़ हैं, डेमोक्रेसी है, दोनों कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, इन चीज़ों की वैल्यू करती हैं, एक दूसरे के कंट्री की रिस्पेक्ट करती हैं, ऐसा यहाँ पर आप कह सकते हो। फिर उसके बाद में भारत ने नॉर्वे के साथ में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को भी साइन किया था, जहाँ पे डबल टैक्सेशन को रोका गया था। 1986 में इस एग्रीमेंट को साइन किया गया था, वापस से फिर 2011 में इस एग्रीमेंट को रिवाइज भी कर लिया गया था। अब आप देखोगे आज से 2 साल पहले भी इंडिया नॉर्वे के बीच में जो व्यापार था वो लगभग 1 या $1.1 बिलियन के आसपास का था, बट इस साल यहाँ पे जो व्यापार है ये दोगुना हो चुका है, $2 बिलियन का ये व्यापार पहुँच चुका है। आपको देखने को ये भी मिलता है कि भारत के 3 आर्कटिक मिशंस नज़र आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि आर्कटिक वाले रीजन की साइड में ही आपको नॉर्वे देखने को मिलेगा। तो भारत के 3 आर्कटिक मिशंस हैं जो कि बेसिकली नॉर्वे को विज़िट करे हैं। साल 2007 में नॉर्वे को एक मिशन ने विज़िट किया था, फिर साल 2008 में, फिर साल 2009 में भी हम लोगों ने यहाँ पे नॉर्वे को विज़िट किया था अपने आर्कटिक मिशन के तहत। ये बात क्लियर हुई। उसके बाद में इंडिया का जो पोलर रिसर्च स्टेशन है हिमाद्री, ये भी स्थित है, कहाँ कहाँ पर स्थित है तो आप लोग देखोगे नाई एलिसेंट, देन उसका स्पिट्सबर्गन आइलैंड, देन उसके बाद में नॉर्वे। ये कुछ एरियाज़ है जहाँ पर हमारे जो पोलर रिसर्च स्टेशंस हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है साउथ पोल नॉर्थ पोल आपको 2 अलग अलग पोल देखने को मिलते हैं। नॉर्थ पोल वाला रीजन जो है ना, जो आर्कटिक वाला रीजन है, वहीं पर नॉर्वे भी आपको देखने को मिलेगा। तो उस पोल की स्टडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए हम लोगों ने वहाँ पे कुछ स्टेशंस बना रखे हैं, वो भी नॉर्वे में ही स्थित हैं। तो भारत के लिए इस प्रकार से भी जो नॉर्वे है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर हो गई बात? आगे आते हैं ना। उसके बाद बहुत छोटा सा आर्टिकल है यहाँ पर, लेकिन बहुत दमदार आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट है। एक प्रोजेक्ट टू ट्रैक स्मॉल फिशिंग वेसल्स नाउ मेक्स प्रोग्रेस, यानी कि एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि छोटे छोटे जो फिशिंग वेसल्स होते हैं, यानी कि मछली मारने के लिए जो जहाज़ बनाए जाते हैं ना, इनको ट्रैक करने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है और वो प्रोजेक्ट धीरे धीरे काम कर रहा है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप ऐसे भी देखोगे, इसको बेसिकली एक एक्सरसाइज से लिंक किया गया है, क्योंकि यहाँ पर एक पैन इंडिया यानी कि पूरे भारत में एक कोस्टल डिफेंस अभ्यास चलता है जिसको हम लोग जानते हैं सी विजिल के नाम से। तो जो सी विजिल 2022 है, सी विजिल 2022, ये आज से अभ्यास शुरू होने वाला है। ये जो एक्सरसाइज शुरू होगी ना, इसमें हमारी इंडियन नेवी भी होगी। इसमें इनका मकसद ये होगा कि जो हमारा कोस्टल एरिया है, यानी कि भारत का जो तटीय रीजन है, आपको पता होगा भारत एक बहुत बड़ा तट से जुड़ा हुआ है, यानी कि बहुत बड़ा हिस्सा भारत का जो है वो समुद्र के साथ में बाउंड्री को शेयर करता है ना। तो बेसिकली वहाँ पर हम लोग कैसे अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं, उसके लिए एक अभ्यास चलेगा। और इस अभ्यास की शुरुआत कब से हुई थी? इस अभ्यास की शुरुआत हुई थी 26/11 अटैक के बाद में। जो 26/11 अटैक हुआ था मुंबई के अंदर में, उसके बाद से हम लोग इस सी विजिल नाम की जो अभ्यास है इसको कंडक्ट करते हैं। तो इस साल ये 3रा एडिशन होने वाला है। ध्यान रखना कौन सा एडिशन है? 3rd एडिशन है। और ये जो 3rd एडिशन आपको देखने को मिल रहा है, ये है सी विजिल 2022 यानी कि 2022 का अभ्यास आज से शुरू हो जाएगा। तो ये जो अभ्यास है ये आखिरकार क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग करते हैं।
देखो इंडिया का सबसे बड़ा कोस्टल डिफेंस ड्रिल है, यानी कि जो भारत का कोस्टल रीजन है इतना बड़ा, क्योंकि भारत का जो मतलब एक ऐसा एरिया है 7,516 किलोमीटर की बाउंड्री देखने को मिलती है जो कि समुद्र के साथ में शेयर होती है। तो उस कोस्टल वाले रीजन को, समुद्र वाले रीजन को वहाँ पे कैसे सिक्योरिटी हमें बनाकर रखनी है ना, उस चीज़ को लेकर क्या है आप कह सकते हो कि ये पहला इंडिया का सबसे बड़ा डिफेंस ड्रिल देखने को मिलता है, इस प्रकार का अभ्यास देखने को मिलता है जिसको हम सी विजिल के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो 2022 के अभ्यास होने वाला है ना, ये भारत का जो एंटायर कोस्ट लाइन है 7,516 किलोमीटर का, और कोस्ट लाइन के साथ साथ जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, आपको पता होगा जैसे कि ये कोस्ट लाइन है, तो इस कोस्ट लाइन के बाद यहाँ पर आपको समुद्र देखने को मिलता है। तो ये जो बाउंड्री है अंदर वाली, ये पूरी बाउंड्री यहाँ पे 7,516 किलोमीटर की हो गई, जो कि यहाँ पे हमारे समुद्र के साथ में बाउंड्री इसको शेयर कर रही है। उसके बाद हम लोग समुद्र की बात करते हैं तो इंडिया का जो ये बेस लाइन है ना, इस बेस लाइन से आगे जाओगे तो समुद्र का कुछ हिस्सा भी इंडिया की टेरिटरी में आता है। वो बेसिकली उसको हम लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, वो हर एक देश का होता है। हर एक देश जो भी यहाँ पर समुद्र के साथ में बाउंड्री को शेयर कर रहा है ना, तो उस समुद्र का कुछ हिस्सा उसके टेरिटरी में आता है, उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोला जाता है। तो कितना हिस्सा आता है उसके टेरिटरी में, तो लगभग 200 नॉटिकल माइल्स तक। तो इंडिया के बेसलाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक आगे आप आओगे तो इतना हिस्सा यहाँ पर इंडिया की टेरिटरी में भी होगा। तो कहने का पर्पज़ ये है कि जो ये अभ्यास चलने वाला है ये इस एरिया में चलेगा, कोस्टल एरिया में, यानी कि आसपास तो चलेगा। उसके बाद यहाँ पर इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाले रीजन में भी यहाँ पर यह अभ्यास चलने वाला है, जहाँ पे हम भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर काम करने वाले हैं। कैसे समुद्र के अंदर एक सिक्योरिटी को बनाकर रखा जा सकता है उसके ऊपर काम करने वाले हैं। बात क्लियर हुई? तो यहाँ पे आप देखोगे ना, ये जो अभ्यास है ये 13 कोस्टल स्टेट्स में चलेगा, क्योंकि आपको पता होगा काफ़ी सारे यूनियन टेरिटरीज़ और जो कोस्टल स्टेट्स हैं वो राज्य, मतलब कुछ ऐसे राज्य यूनियन टेरिटरी हैं जो कि यहाँ पे बिल्कुल भारत के बॉर्डर वाले हिस्से पर देखने को मिलते हैं, जो कि समुद्र के साथ में बॉर्डर को शेयर कर रहे हैं, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, दमन दीव, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड। यहाँ पे ये कुछ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ हैं जो कि बहुत अच्छे से यहाँ पर समुद्र के साथ में बाउंड्रीज़ को शेयर करती हैं। इन सभी जगह पर ये जो अभ्यास है वो स्टार्ट होने वाला है आज से, जहाँ पे हम बात करेंगे कि इन एरिया के आसपास जो मैरीटाइम समुद्र के अंदर सिक्योरिटी है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना। तो इंडियन एयरफोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ऑयल हैंडलिंग एजेंसीज, एयरपोर्ट, ये सब भी यहाँ पर आप कह सकते हो पार्टिसिपेट करेंगे इस अभ्यास के अंदर में। ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं जो इंडियन नेवी है इसका एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पे होने वाला है। इंडियन नेवी बेसिकली कोऑर्डिनेटिंग फोर्स की तरह काम करेगी। इंडियन नेवी यहाँ पर आप कह सकते हो बात करेगी कि कैसे हम लोग कोस्टल सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। मुंबई टेरर अटैक के बाद यहाँ पर इसके ऊपर बहुत लंबे समय से काम भी किया जा रहा है, क्योंकि मुंबई में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसके बाद से यहाँ पे आप देखोगे हम लोग हर चीज़ की सिक्योरिटी की तरफ बढ़े हैं, तो कोस्टल सिक्योरिटी भी वहाँ पर एक बहुत बड़ा पर्टिकुलर टॉपिक निकल कर आता है। ठीक है ना। तो सी विजिल 2022 क्या है, आज से शुरू हो रहा है, कैसे काम करेगा, ये बातें आपने यहाँ पर जान ली हैं। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। वर्ल्ड पेज पर आएंगे। दुनियादारी के लिए कुछ भी डिस्कस करने लायक नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। बाकी बिजनेस पेज में आपको दिखा देता हूँ। इकोनॉमी के पेज पर भी कुछ काम का नहीं है। ठीक है ना। सेबी ये और वो ये सारे आर्टिकल हैं, ये भी काम के नहीं है। इकलौता आर्टिकल आपको यहाँ पर ये वाला देखने को मिल जाएगा। होलसेल इन्फ्लेशन जो है उसके बारे में चर्चा की जा रही है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग यानी कि फर्स्ट पेज पर ही समझा दिया था। ये जो हमारा CPI होता है, WPI होता है, वो क्या होता है, कैसे मेजर किया जाता है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो वो आर्टिकल रिपीटेड है, उसको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है ना। फाइनली चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। ना जब हम लोग बात करते हैं एडिटोरियल की तो काफ़ी अच्छे एडिटोरियल्स हैं आज हमारे पास में। एक हम लोग बात करने वाले हैं फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को लेकर, फिर एक हम लोग यहाँ पर आर्टिकल लेंगे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट से, फिर एक और पर्टिकुलर एडिटोरियल हम लोग लेने वाले हैं यहाँ पर, ये आपको दिख रहा होगा, वेयर नो चाइल्ड इज़ लेफ्ट बिहाइंड। तो काफ़ी सारे अच्छे आर्टिकल्स इसको हम लोग डिटेल से कवर करेंगे, लेकिन आपको पता होगा एडिटोरियल डिस्कशन से पहले हम लोग लेते हैं हमेशा एक मेन्स का प्रश्न। तो आज का मेन्स का सवाल क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो कल वैसे मैंने सवाल PDF के अंदर डाला हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, कल मैं डिस्कस नहीं कर पाया था वीडियो के चक्कर में, तो आज यहाँ पर इसको डिस्कस किया जाएगा। तो आज का मेंस का सवाल क्या है इसको जान लेते हैं। मेंस का सवाल है, डिस्कस द इम्पैक्ट्स ऑफ फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ऑन वेमेन, हाउ वेमेन पार्टिसिपेशन इन नेचुरल फार्मिंग कैन बी अ विन विन सिचुएशन। यानी कि आपको समझाना है कि जो फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है, यानी कि जो हमारा कृषि वाला क्षेत्र है ना, इसका फेमिनाइजेशन, स्त्रीकरण करना, यानी वेमेन का जो रोल है यहाँ पे बढ़ा देना, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा,
है ना। यानी कि फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का जो इम्पैक्ट है वो महिलाओं के ऊपर क्या पड़ेगा, अगर इसका स्त्रीकरण बढ़ा दें, यहाँ पे महिला ज़्यादा काम करने लगे तो महिला के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा ये बताना है कि जो महिला का पार्टिसिपेशन होता है नेचुरल फार्मिंग के अंदर, वो कैसे एक विन विन सिचुएशन बनकर आएगा, कैसे एक वो बेहतरीन सिचुएशन मानी जाएगी। तो आप कहोगे कि सर कोई लिंक हुआ एडिटोरियल वगैरह आया है क्या। हाँ, एक एडिटोरियल है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपको ये जो प्रश्न है ये समझ में तो आ गया है, लेकिन अब इसको लिखने के लिए आपको कुछ ना कुछ कंटेंट चाहिए कंज्यूम करने के लिए, क्योंकि जब तक आपको पास कोई कंटेंट कंज्यूम करने के लिए होगा नहीं तो दिमाग कैसे प्रोसेसिंग करेगा। तो चलो अब मैं आपके साथ में एक आर्टिकल डिस्कस करता हूँ, उसी के बेसिस पर आपको इसका आंसर लिखना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ आंसर लिखने के बाद में कहाँ पर सबमिट करना है। टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग, फुल फॉर्म लिखना, आपको वो पर्टिकुलर चैनल मिलेगा। लगभग 38,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, डेली बेसिस पर आंसर्स लिख रहे हैं। आप भी अपने आंसर को लिखना, सबमिट करना। एक काम और करना कि जब भी आप आंसर वहाँ पे सबमिट कर रहे होंगे तो एटलीस्ट दो आंसर्स को रिव्यू करना। सभी लोग जब दो आंसर्स को रिव्यू करेंगे तो इससे बहुत फ़ायदा होगा, आपके आंसर्स जो हैं वो रिव्यू हो पाएंगे, यानी कि आपका भी आंसर रिव्यू हो पाएगा और आप यहाँ पर दूसरे का आंसर रिव्यू कर पाओगे। जब दो आंसर रिव्यू करोगे तो इससे ढेर सारा बेनिफिट है कि आपको कुछ नए नए पॉइंट्स मिल पाएंगे, सामने वाले को आप उनकी जो मिस्टेक्स अगर होती हैं तो उन चीज़ों को यहाँ पर मेंशन कर पाओगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मिस्टेक अगर कुछ है तो आप उस व्यक्ति को डिमोटिवेट ही कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ऐसे बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ, ठीक है ना। और वो जो ग्रुप है ना, देखो यार उसका सही इस्तेमाल करो। ग्रुप के अंदर कोई डिबेट वगैरह चलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको कोई डिबेट करनी है तो आप अपनी पर्सनल चैट में करो, जितनी खुलकर बात करनी है आप करते रहो। वहाँ पे फिर बहुत सारे लोग डिस्टर्ब होते हैं। पिछले 4-5 दिनों से ऐसे ही कुछ चल रहा है जिसको लेकर मेरे पास में बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी, तो उसका कल मैंने यहाँ पे उस ग्रुप को सही किया है, ठीक है ना। ढेर सारे लोगों को मैंने उस ग्रुप से हटाया भी है, डेफिनेटली हटाना पड़ा, क्योंकि मतलब एग्जैक्टली नाम ले लेकर बहुत सारी कंप्लेंट्स मेरे पास में आई हुई हैं, ठीक है ना। तो ऐसा ना करो यार, अपना एडवर्टीजमेंट वगैरह के लिए मत करो, तुम्हारे एडवर्टीजमेंट के लिए उस ग्रुप को नहीं बनाया हुआ है, ठीक है ना। वरना वो ग्रुप का मैसेज ऑफ हो जाएगा तो काम खत्म हो जाएगा। मैसेज ऑफ करने मतलब 1 सेकंड लगेगा, फिर उसके बाद में वो ग्रुप वर्क करना बंद कर देगा, आप कुछ भेज नहीं पाओगे ग्रुप के अंदर। जब जब मैं चाहूँगा तब तब ग्रुप के अंदर भेज पाओगे। तो क्यों चाह रहे हो कि वो चीज़ें कर दी जाएँ, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसा है, बहुत मतलब एक आध लोग जो हैं, क्योंकि वो ग्रुप ऐसा है कि जहाँ पे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डेली आंसर्स लिख रहे हैं, लेकिन अगर एक आध लोग भी वहाँ पे अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा ना तो ऑब्वियस सी बात है सभी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। तो आपको कोई डिबेट चलानी है, आपको कोई भी प्रश्न है तो आप जिसके साथ भी डिस्कस कर रहे हो उसके साथ पर्सनल चैट में करो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए इसको इस्तेमाल किया गया है, मेंस का सवाल दिया गया है, आप उसको आंसर को पोस्ट करो, अपने जो भी यहाँ पर आप कर सकते हो। जब आप रिव्यू करोगे तो सामने वाले की मिस्टेक बताकर अपने पॉइंट्स जो भी आपको काम के लगते हैं आप अपने कलेक्ट कर लो, तैयारी करो पेपर की, अपने मतलब से काम करो और सामने वाले का आंसर रिव्यू हो जाएगा, आपको कुछ अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे, काम खत्म। और क्या चाहिए, उस पर्पज़ के लिए वो ग्रुप को बनाया गया है, डिस्कशन करने के लिए, लंबी लंबी बातचीत करने के लिए वो ग्रुप नहीं बनाया गया है। थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो गया लेकिन थोड़ा सा बोलना ज़रूरी था। चलो आगे आते हैं और पहले हम लोग हिंदुस्तान टाइम्स पर आते हैं। क्यों, क्योंकि वो जो एडिटोरियल उठाया गया है ना वो बेसिकली यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे वो हिंदुस्तान टाइम्स से लिया गया है। एडिटोरियल पोर्शन एक ऐसा पोर्शन होता है जो कि आपको अलग अलग न्यूज़पेपर से पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो अलग अलग न्यूज़पेपर से पढ़ने में ही आपको हेल्प करेगा। जैसे आप ये आर्टिकल देख पा रहे होंगे, ये आर्टिकल बहुत रेलिवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपको बहुत एग्जाम में हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा आगे आपको पता चल जाएगा। तो ये इन्होंने मेंशन किया राइटर ने इंडिया की नेचुरल फार्मिंग पॉलिसी के बारे में और वेमेन के जो एक नया रोल है उसके बारे में उन्होंने चर्चा करी है। दैट इज़ वाई आपको फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है, तो इस एडिटोरियल को हम डिस्कस करने वाले हैं। बाकी जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ है एडिटोरियल के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब जो खास एडिटोरियल होंगे उसके रिगार्डिंग जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आज के कुछ पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं आओ डिस्कस करते हैं। फेमिनाइजेशन का मतलब क्या मैंने आपको बता दिया, स्त्रीकरण करना, यानी कि जो वेमेन का रोल है वो आज के समय पर थोड़ा सा किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के अंदर बढ़ जाना। पहले क्या होता था, वेमेन को इतना बड़ा रोल दिया नहीं जाता था, सारा काम आदमी संभाल रहे हैं, मेन काम, वो चीज़ें देखने को मिलती थी। बट अभी यहाँ पर जो वेमेन का रोल है वो अलग अलग एक्टिविटीज़ के अंदर देखने को मिल रहा है, यानी कि जिसको हम लोग स्त्रीकरण बोलते हैं, यानी कि फेमिनाइजेशन। समझ में आई बात। तो आर्टिकल में राइटर बोलते हैं कि अगर हम लोग साल 2011 का सेंसस की देखें तो साल 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग लगभग 33.7 जो रूरल मेल्स हैं, यानी गाँव के जो पुरुष देखने को मिलते हैं, वो क्या करते हैं अपने गांव के एरिया को छोड़कर बाहर दूसरी जगह पर शहर में जाते हैं नौकरी करने के लिए, काम करने के लिए, एक अच्छी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए, ताकि उनका घर चल सके।
तो ये कब का डेटा है? साल 2011 के अकॉर्डिंग, साल 2011 की जो जनगणना है ना उसके अकॉर्डिंग 33.7% के आसपास गांव वाले मेल्स हैं जो कि माइग्रेट करते हैं शहर के अंदर कुछ कमाने के लिए। लेकिन अब आपको पता होगा जैसे जैसे माइग्रेशन हो रहा है, लोग जो यानी आदमी है वो गए शहर में कमाने के लिए, तो इससे क्या होता है यहाँ पर गांव के अंदर मान लो उनका कोई एग्रीकल्चर सेक्टर या कुछ भी सेक्टर है, तो इसकी चक्कर में धीरे धीरे हम लोग ये देख पा रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो वेमेन है, वेमेन का पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ हो रहा है। वेमेन का पार्टिसिपेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ता हुआ नजर आया है। ये चीज़ें यहाँ पर नजर आई हैं। इसी को लेकर राइटर ने ये पूरा का पूरा एडिटोरियल लिखा है। राइटर बोलते हैं कि जो इंडियन एग्रीकल्चर में फेमिनाइजेशन हो रहा है, वेमेन का पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रहा है, इसके पीछे के कारण क्या है? सबसे पहला कारण जेंडर डिवीजन ऑफ वर्क भी देखने को मिलता है। आपको पता होगा हमारी सोसाइटी में आप कह सकते हो अगर कोई भी काम किया जा रहा है, सपोज एक कंपनी में दो व्यक्ति काम कर रहे हैं, एक मेल है और एक फीमेल है, यानी एक पुरुष है एक महिला है, दोनों इक्वली काम कर रहे हैं और आप कह सकते हो कि बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, दोनों का इक्वल यहाँ पे परफॉर्मेंस है, सब कुछ बराबर है। लेकिन सैलरी आप देख पा रहे होंगे कि जो मेल है ना, जो पुरुष होगा उसको ज़्यादा मिल रही होगी। तो जेंडर डिवीजन ऑफ वर्क हम लोग को ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो वेमेन को देखा जाता है सोसाइटी के अंदर कि जो वेमेन है ना वो कोई भी काम कर लेगी लो पेड में, यानी कि बहुत कम पेमेंट के अंदर काम कर लेगी। तो इस वजह से वेमेन को बहुत आसान होता है हायर करना और फायर करना, यानी कि मतलब आप कह सकते हो कि उनको रख लेना काम पर या फिर उनको काम से हटा देना। तो इसकी वजह से भी आप देखोगे तो विमेन का जो रोल है वो आज के टाइम पर थोड़ा सा यहाँ पर नज़र आ रहा है, जबकि विमेन बहुत हार्ड वर्किंग है ना, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। इनफैक्ट काफ़ी सारी जगह पर हम लोग देख पाते हैं जो विमेन का रोल होता है ना, विमेन थोड़ा सा ज़्यादा ही काम कर रही होती हैं मेन से, लेकिन उसके बावजूद भी विमेन को एक सपोर्ट नहीं मिल पा रहा होता है इन टर्म्स ऑफ सैलरी, जबकि मेल को यहाँ पर पूरा तरीके से जो सैलरी है वो ज़्यादा मिल रही होती है। ये बात क्लियर हुई। दूसरा यहाँ पर आप देख पाओगे इस चक्कर में जो फेमिनाइजेशन है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। दूसरा यहाँ पे बोला गया सोशल मोबिलिटी एंड माइग्रेशन, यानी कि जो मेन है, जो आदमी है, उनको देखा जाता है ब्रेड विनर, परिवार को चलाने वाले, है ना। घर के अंदर जो किचन चल रहा है वो बेसिकली यहाँ पर मेन की वजह से चल रहा है। तो अब जब जो मेन है, जो पुरुष है, उसको यहाँ पे जब तक कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, काम नहीं करेगा, तब तक वो घर अच्छे से चल नहीं पाएगा। तो उनको ज़्यादातर आप देखोगे जो इंडियन रूरल बेल्ट है, गांव वाले एरियाज़ जो आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ से क्या होता है, जो आदमी है ना वो गांव को छोड़कर, अपने घरों को छोड़कर शहर की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारे गांव से निकलकर मुंबई चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, है ना, वहाँ पे काम करने के लिए, ताकि उनको बेटर जॉब मिल सके, बेटर वो अर्निंग कर सकें। तो वो चीज़ देखने को मिलती है। अब गाँव को छोड़कर गए तो इससे क्या हो गया कि गांव की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गांव के अंदर जो घर है वहाँ पे घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर का सारा काम हुआ, वहाँ पे अगर कोई खेती बाड़ी है, क्योंकि जनरली होती है सभी के पास में, उस खेती का जो भी सारा काम हुआ वो सब यहाँ पर महिला की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो इस वजह से भी जो महिला का पार्टिसिपेशन है वो थोड़ा सा हम लोग को इंक्रीज़ होता हुआ नजर आया। ये बात क्लियर हुई। फिर आती है बात पॉवर्टी की, यानी कि गरीबी की। अब जब हम लोग बात करते हैं पॉवर्टी की ना, तो जो महिलाएं हैं वो अक्सर यहाँ पर एग्रीकल्चर लेबरर की तरह काम करती हैं या डोमेस्टिक लेबरर की तरह काम करती हैं, यानी कि गरीबी की वजह से महिला को लगातार काम करना पड़ रहा है एग्रीकल्चर के अंदर भी, घर के अंदर भी, ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, इनकम वाइज भी और वैसे भी। तो ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जिसके चक्कर में यानी एक गरीबी भी कारण बन जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर फेमिनाइजेशन यानी कि स्त्रीकरण देखने को मिल रहा है, वेमेन का रोल इंक्रीज़ हो रहा है। नाउ अब सवाल ये आता है कि चलो यहाँ पर स्त्रीकरण हो गया, जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ज़्यादा आ गई हैं काम करने के लिए, तो इसका असर क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ेगा वर्क ओवरलोड, यानी कि जैसा कि आज के समय पर ये जो पेट्रियार्कल सोशल रोल है कि हाँ मेल ही काम करेगा, पुरुष ही काम करेगा, है ना, जो ये थिंकिंग देखने को मिलती है वो चीज़ यहाँ पर ब्रेक होगी। जो वेमेन्स है ना, वेमेन को देखा जाता है वेमेन्स केवल यहाँ पर रिप्रोडक्शन के लिए, यानी कि बच्चे को पैदा करेंगी, फिर उसके बाद में उनकी केयर करेंगी, फैमिली की केयर करेंगी, बस इतना ही होता है वेमेन का रोल। जो ये देखा जाता है ना वो सिस्टम जो है वो ख़त्म होगा। इसका इम्पैक्ट ये पड़ता हुआ नजर आएगा कि जो वेमेन है उनका रोल जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में वो थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा, है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जब एग्रीकल्चर सेक्टर में इंक्रीज़ होगा उनका रोल, तो इससे जो वर्क ओवरलोड है, देखो डेफिनेटली उनके ऊपर पड़ने वाला इम्पैक्ट पहले तो ये पड़ेगा कि अब उन्हें सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। एक तो पहले यहाँ पर वो घर का ध्यान रख रही थी, पहले से ही बच्चों का ध्यान रख रही थी, सारा काम कर रही थी, बट अभी यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर में उतरेंगे तो आपको उनको यहाँ पर एग्रीकल्चर वाले एरिया का भी ध्यान रखना है, यानी कि जो वर्क ओवरलोड है वो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर इंक्रीज़ हो जाएगा।
दूसरा यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा इनसफिशिएंट टाइम फॉर चाइल्ड रेजिंग, यानी कि दूसरा सबसे खतरनाक चीज़ ये निकल कर आती है कि जब उनके ऊपर वर्कलोड पड़ेगा, परेशानियाँ हो रही होंगी, तो जो महिलाएं हैं ना, उनके पास प्रॉपर टाइम नहीं होगा कि वो अपने बच्चे को सही से उसका पालन पोषण कर सकें, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आती है। तो बच्चे का पालन पोषण करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, यहाँ पे परेशानियाँ आ सकती हैं। तीसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ेगा मेंटल हेल्थ इश्यूज़, क्योंकि यहाँ पर उनका पति चला गया है बाहर काम करने शहर के अंदर, महिला के ऊपर बर्डन पड़ रहा है, घर का काम करना पड़ रहा है, सबका ध्यान रखना पड़ रहा है, बच्चे का ध्यान रखना पड़ रहा है, फिर उसके बाद में एग्रीकल्चर सेक्टर का ध्यान रखना पड़ रहा है। हर चीज़ का यहाँ पे जब ध्यान रखना पड़ रहा है ना, तो इससे यहाँ पर जो महिला को समझ में आता था कि हाँ मेरे साथ में कोई खड़ा है, वो समझ यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। मेंटल हेल्थ से संबंधित ढेर सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं। वो यहाँ पे एक और इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। फिर एक और इम्पैक्ट यहाँ पर राइटर बोलते हैं, वो है नो रिकग्निशन एंड ओनरशिप। इतना कुछ करने के बावजूद भी, इतनी परेशानियाँ झेलने के बाद भी जो वेमेन है ना, वो यहाँ पर उसको कोई भी रिकग्निशन नहीं मिलता, उसके पास में आज भी कोई प्रॉपर्टी नहीं देखने को मिलती उसके नाम के ऊपर, ठीक है ना। तो आप देखोगे बहुत सारी जगह पर काम करें, लेकिन वेमेन का जो रिकग्निशन है वो यहाँ पर नहीं देखने को मिलता, उनको पहचान फिर भी नहीं मिल पाती है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे नज़र आती है। फिर राइटर ने मेंशन किया कि कैसे अगर वेमेन पार्टिसिपेट करें नेचुरल फार्मिंग में तो एक वो विन विन सिचुएशन हो सकता है, क्योंकि हम एग्रीकल्चर सेक्टर की तो बात कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में वेमेन का रोल क्यों बढ़ा, कारण क्या थे वो डिस्कस किया, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो डिस्कस किया। अब बात यहाँ पर की जा रही है कि कैसे अगर वेमेन का पार्टिसिपेशन नेचुरल फार्मिंग में आ जाए तो एक बहुत अच्छी सिचुएशन मानी जा सकती है। ये नेचुरल फार्मिंग क्या है? देखो, नेचुरल फार्मिंग बेसिकली ऐसे मेथड का इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे हम लोग जो भी प्रोडक्ट, जो भी मतलब देखो, नेचुरल फार्मिंग यहाँ पर एक ऐसी खेती होती है ना जहाँ पे हम लोग कुछ भी बाहर से केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, है ना। नेचुरल इनपुट का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि यहाँ पे जो फार्मर हैं वो कम आउटपुट लगाकर ज़्यादा इनपुट निकाल सकें। यानी कि जो बाकी सारे केमिकल्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर पैसा कम खर्च कर कर ही नेचुरल चीज़ों के ऊपर पैसा खर्च कर कर, क्योंकि वो सस्ती भी हैं, उससे अपनी इनकम को बढ़ा सकें। वो बेसिकली नेचुरल फार्मिंग का एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो जो वेमेन एम्पावरमेंट है यहाँ पे, अगर वेमेन का रोल हम लोग नेचुरल फार्मिंग में देखें तो एक बहुत अच्छा माना जा सकता है। कैसे? जो वेमेन का पार्टिसिपेशन है नेचुरल फार्मिंग के अंदर, ये उनकी इनकम को थोड़ा सा बढ़ाता हुआ नजर आएगा। तो आप कहोगे इसका क्या लेना देना है? इसका लेना इसलिए यहाँ पर लेना देना यहाँ से है क्योंकि वेमेन को पता है इसके बारे में। मतलब अगर वेमेन एम्पावरमेंट बढ़ेगा तो वेमेन को एक तो पहली बात देखो बहुत हेल्प मिलने वाली है। पहला फ़ायदा तो ये होगा, वेमेन डिसीजन मेकिंग में हिस्सा ले रही होगी, है ना। वेमेन का रोल जब एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ेगा तो डिसीजन मेकिंग के अंदर हिस्सा ले रही होगी। इससे यहाँ पर जो फैमिली है उसका जो एक तरीके से यहाँ पर हेल्थ न्यूट्रिशनल इम्पैक्ट है वो थोड़ा अच्छा देखने को मिलेगा। क्योंकि जो वेमेन है ना, वो आप देखोगे घर के लिए खाना बना रही है, वो समझती है कि हाँ नेचुरल प्रोडक्ट की इम्पॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। अगर हमें अपने बच्चे को नॉरिश करना है, उसकी नर्चरिंग अच्छे से करनी है, तो नेचुरल प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू है वो वेमेन को पता है। तो वेमेन जो है ना, वो यहाँ पर नेचुरल फार्मिंग को थोड़ा ज़्यादा जल्दी अडॉप्ट कर पाएगी एज़ कम्पेयर टू द मेन। वेमेन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर चीज़ के अंदर, ठीक है ना। एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो मैंने आपको समझाया। अब बात आती है यहाँ पर कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। देखो, राइटर ये बोलते हैं कि हमें पहली बात क्या करना चाहिए, वेमेन जब इतना कुछ काम कर रही है वेमेन, तो पहली चीज़ तो ये है फार्म ओनरशिप देनी चाहिए। क्योंकि अभी भी यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके नाम में कुछ भी नहीं है। हर काम वो कर रही हैं लेकिन उनके नाम में कुछ भी नहीं है। एग्रीकल्चर सेंसस की अगर हम लोग बात करें, साल 2015-16 का जो ये एग्रीकल्चर जनगणना है ना, इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो 73.2% जो गांव की महिलाएं हैं वो बेसिकली यहाँ पर फार्मिंग एक्टिविटीज़ के अंदर एंगेज हैं। लेकिन इन 73% में से केवल और केवल 12% महिला के पास में अपना खुद की ज़मीन है। तो ज़मीन लोग महिलाओं के पास में कम है, तो पहली बात यहाँ पे आपको लैंड ओनरशिप को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना होगा। और प्लस दूसरा कदम ये उठाना होगा कि महिला जो काम कर रही है उसको आप समझो, उसकी रिस्पेक्ट करो, उसको आप पहचान दो, एक उसको रिकग्नाइज़ करना होगा, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पर रिकग्नाइज़ नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। फिर वेमेन का जो कंट्रीब्यूशन है उसको रिकग्निशन देने से यहाँ पर जो वेमेन है वो बेसिकली अपना और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देती हुई नज़र आएगी। वेमेन को भी अच्छा लगेगा जब यहाँ पर उसके कंट्रीब्यूशन के बारे में बाकी सारे लोगों को पता चलेगा। अब बात यहाँ पर यह आती है कि इसी से संबंधित यानी कि वेमेन एम्पावरमेंट
से संबंधित, एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित कौन कौन से इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिलते हैं जो कि भारत सरकार ने चलाए हैं। तो अलग अलग इनिशिएटिव के बारे में राइटर ने चर्चा करी है, जैसे राष्ट्रीय महिला किसान दिवस, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, परंपरागत कृषि विकास योजना, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। तो ये कुछ अलग अलग इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि यहाँ पर चलाए गए हैं वेमेन एम्पावरमेंट और एग्रीकल्चर से संबंधित। समझ में आई बात? क्लियर हो गया? तो एक अच्छा ट्यूटोरियल था। अब आप लोग अच्छे से अपना आंसर लिख पाओगे? लिखना ज़रूर। आगे आते हैं, अगले आर्टिकल पर आते हैं। ये जो अगला एडिटोरियल आपको दिख रहा है, यहाँ पर अमरजीत सिन्हा साहब ने यहाँ पर लिखा है। इन्होंने बोला है व्यूज़ जो है मेरे पर्सनल हैं, ठीक है ना, ये चीज़ मेंशन करिए। तो थोड़ा कायदे से हम लोग इस एडिटोरियल को पढ़ लेंगे, काम काम की चीज़ों को निकालेंगे। तो इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में ये क्या मेंशन करते हैं, इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि देखो, जो बच्चे की स्टार्टिंग की पढ़ाई होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी में हम लोग लैग कर रहे हैं। वहीं पर एक कमी देखने को मिल रही है, बच्चे की स्टार्टिंग की पढ़ाई प्रॉपरली नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें कुछ चीज़ों के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे कम्युनिटी कनेक्ट हो गया या पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट हो गया, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी एजुकेशन सेक्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस चीज़ के ऊपर हमें थोड़ा जोर देने की आवश्यकता है, वो चीज़ यहाँ पर राइटर ने मेंशन करी है। पहली चीज़, राइटर क्या बोलते हैं? राइटर ये बोलते हैं कि देखो, ये चिंता वाली बात है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स साल 2021 का जो ये है, इस इंडेक्स के अंदर भारत की जो रैंकिंग है ना, वो 191 में से 132 है। रैंकिंग ज़्यादा अच्छी हमारी है नहीं। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर रैंकिंग इतनी बुरी है, इसका मतलब लोगों की हेल्थ ज़्यादा अच्छी नहीं है हमारे देश में, लोगों की जो एवरेज इनकम है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, और एजुकेशन लोगों के पास में प्रॉपरली नहीं है। क्योंकि मानव का जो डेवलपमेंट है वो उसमें 3 चीज़ें देखी जाती हैं, हेल्थ, इनकम और एजुकेशन। तो यही तीनों चीज़ें अगर बेकार होंगी तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर जो रैंक है वो लगातार डाउन होती हुई चली जाएगी। तो साल 2021 के अंदर हमारी रैंकिंग भी बहुत ज़्यादा कम देखने को मिली है। तो राइटर ने यही बोला कि सर, हेल्थ और इनकम को छोड़ो, पहले आपको यहाँ पर एजुकेशन के ऊपर भी प्रॉपरली फोकस करना होगा, क्योंकि एजुकेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करोगे, कल एक बहुत बड़ा रिटर्न आपको ये देगा। तो इसी के लिए हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेकर आए थे, जहाँ पे हमारा टारगेट था, एक नेशनल मिशन था कि हम लोग बच्चे की फाउंडेशन लिटरेसी को बढ़ाएंगे, बच्चे की एक जो नींव है ना पढ़ाई की, उसको तैयार करेंगे, है ना। इसको प्रायोरिटी के ऊपर रखने का यहाँ पर एक फोकस रखा गया है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं। अभी तक हम लोग देख पा रहे हैं, स्टार्टिंग में जो बच्चे की 3 साल की उम्र तक की पढ़ाई होती है, मतलब 3 साल से जो पढ़ाई शुरू होती है, ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब कि बच्चा देखो प्री नर्सरी के अंदर है, प्री नर्सरी से 3rd क्लास तक ये जो स्टार्टिंग की पढ़ाई है, फाउंडेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ के ऊपर आज के समय पर हम लोग फोकस बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। राइटर ने मेंशन किया कि आप लोग देखोगे लगभग 1990 से ही 1990 से हम लोग लगातार साल ब साल अलग अलग तरीके से एफर्ट्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपने कंट्री के अंदर एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकें, बट वो चीज़ें सही से लागू नहीं हो पा रही हैं। जैसे 1990 में हम लोगों ने वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन फॉर ऑल करके यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस रखा हुआ था, ठीक है ना, जहाँ पे मेजर फोकस ये था कि सभी बच्चों को स्कूल के अंदर लेकर आया जा सके। हमारा टारगेट ये था कि सभी बच्चों को स्कूल के अंदर भेजा जा सके ताकि वो पढ़ाई कर सकें। तो ये इस प्रकार से कॉन्फ्रेंस रखा गया था इसके ऊपर चर्चा करने के लिए। इस कॉन्फ्रेंस से पहले भी हम लोगों ने ऐसे कई प्रोजेक्ट चलाए गए थे, जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है किसके बारे में, शिक्षा कर्म प्रोजेक्ट के बारे में। तो 1990 में ये कॉन्फ्रेंस रखा गया था जहाँ पे टारगेट था कि सभी बच्चों को स्कूल तक पहुँचाया जा सके, सभी बच्चे पढ़ाई ले सकें। लेकिन इस 1990 से पहले 1987 में हम लोगों ने शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट चलाया था, जहाँ पे अगेन हमारा टारगेट ये था कि जो बच्चे का मतलब आप कह सकते हो बच्चा जो एब्सेंट हो रहा है स्कूल के अंदर, बच्चे की जो कमी है स्कूल के अंदर, उसको पूरा किया जा सके। हर बच्चा गांव के अंदर भी चाहे हो चाहे कहीं पर भी हो, वो स्कूल में जाए, वहाँ से एजुकेशन को ले सके। तो ऐसे हम लोग कई सारे कदम स्टार्ट कर चुके हैं बहुत पहले से ही, मतलब 1990 से ही कहानी चल रही है। फिर उसके बाद में बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा, इसको 1990 के अंदर लेकर आया गया था, अगेन 1990 में लेकर आया गया था, है ना। यहाँ पे फोकस किया गया था प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर। काफ़ी सारी सर्विस ट्रेनिंग हम लोगों ने बनाई टीचर्स के लिए, टीचर्स को अच्छी सर्विस मिलेगी, वो यहाँ पर आगे अब बच्चे को अच्छे से ट्रेन करेंगे, है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पर ऐसे और भी प्रोजेक्ट लेकर आए गए, जैसे कि यहाँ पर आप देख पाओगे लोक जुम्बिश और पीपल्स मूवमेंट चलाया गया कि सभी बच्चों को एजुकेशन मिलना चाहिए। इस मूवमेंट को 1992 में लॉन्च किया गया था राजस्थान के अंदर में। फिर उसके बाद में 1993 में यहाँ पर राइटर बोलते हैं कि 1993 में आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट ने एक केस को रूल किया। उस केस का नाम था उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इस केस के अंदर बोला गया था राइट टू ऑफ एजुकेशन के बारे में।
यानी बच्चे के पास में, खासकर जो 14 साल तक का बच्चा है, इसके पास में पढ़ने का पूरा राइट होना चाहिए, एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए, इसका एक अधिकार होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर स्टार्ट करी गई। फिर उसके बाद में यहाँ पे साल 2001 में आप देखोगे सर्व शिक्षा अभियान यहाँ पर लाया गया था। इस सर्व शिक्षा अभियान को लाया गया था ताकि हम लोग क्या कर सकें, बच्चे की एलिमेंट्री एजुकेशन को प्रोवाइड करवा सकें, है ना। जो स्कूल पार्टिसिपेशन, यानी कि स्कूल के अंदर बच्चा जाए, वहाँ पे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, यूनिफॉर्म, टॉयलेट एक्सेस, वाटर, टेक्स्ट बुक, इन चीज़ों का इंप्रूवमेंट करने के लिए भी सर्व शिक्षा अभियान को लेकर आया गया। तो हम लोग एफर्ट्स लगा रहे हैं साल ब साल, हर साल कोई ना कोई एफर्ट्स लगाया जा रहा है ताकि हम एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकें। लेकिन अभी तक हम लोग प्रॉपरली फिगर आउट नहीं कर पाए हैं कि क्या किया जाए। इतनी कुछ चीज़ें लेकर आए, कोई भी चीज़ यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो पाई, सारी चीज़ें फेलियर थी। दिक्कत यह है कि अभी भी यहाँ पर हर एक बच्चे को प्रॉपरली एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, ठीक है ना। तो अभी हम फिगर आउट नहीं कर पाए कि कैसे क्या करना है। दिक्कत यहाँ पर यह भी है कि कैसे हम अच्छे टीचर्स को रिक्रूट कर सकें, कैसे अच्छे टीचर्स को यहाँ पर हायर किया जा सके, क्योंकि एक अच्छा टीचर होगा वही यहाँ पर इस डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सकेगा, बच्चे को अच्छे से ट्रेन कर सकेगा। तो उस टीचर का रिक्रूटमेंट, एजुकेटर का रिक्रूटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है ना। तो सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट जो है, हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो लोकल गवर्नमेंट देखने को मिलती है, इनको क्या करना है, इनको अपने जो भी काम ये कर रहे हैं उसको चेंज करना होगा, ट्रांसफॉर्म करना होगा, ताकि वो इंश्योर कर सके कि वो हर एक बच्चे को अच्छा सा एक बेस्ट एजुकेशन दे सकें, स्कूल को प्रॉपर फंडिंग मिले, कोई भी टीचर वैकेंसी खाली ना छूटे, है ना। नॉन टीचिंग जो टास्क है वो भी आप लोग भर दो, वो भी उस चीज़ को भी आप रखो, एक कम्युनिटी को ऐड किया जा सके। स्कूल के अंदर पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, यानी कि बच्चे के जो माता पिता हैं उन पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब टीचर्स बच्चे के पेरेंट्स के साथ में अच्छे से एंगेज रहेंगे तो उसको बता सकेंगे उस बच्चे के बारे में, उस बच्चे के एजुकेशन के ऊपर और अच्छे से फोकस किया जा सकेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर राइटर ने बोली है, इस चीज़ को इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। करना क्या होगा, हमें अपनी कम्युनिटी को थोड़ा सा और ज़्यादा पावर देना होगा। बहुत सारे एफर्ट्स हम लोगों ने लगाए, वो चीज़ नो डाउट हम लोगों ने ढेर सारे एफर्ट्स लगाए, लेकिन अभी भी हमें ज़रूरत है कि हम कम्युनिटी को कनेक्ट कर सकें, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट लेकर आ सकें। पंचायत हो गया, है ना, इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गई, ये भी यहाँ पर क्या कर सकती हैं, जो लोकल घर हैं वहाँ पर काफ़ी मदद प्रोवाइड करवा सकती हैं। पंचायती राज, रूरल अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ये सब आपस में कनेक्ट कर कर इस लर्निंग आउटकम को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पुअर गवर्नेंस ही था जिसकी वजह से हम लोग प्रॉपरली अभी तक इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, एजुकेशन को सभी तक प्रोवाइड नहीं करवा पाए। तो उस चीज़ को यहाँ पर चेंज करने की आवश्यकता है। जो समय होता है ना प्री स्कूल और क्लास 3 का, यानी 3rd क्लास तक का जो ये समय होता है, ये एक तरीके से आप ट्रांसफॉर्मेशनल एज कह सकते हो। बच्चे का जो पर्टिकुलर जो सिनेरियो है ना वो सब कुछ यहीं तक बदल जाता है। तो क्लास 3rd तक जो ये एजुकेशन है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, यानी कि उसका जो फाउंडेशन, उसकी जो नींव है ना, उसको अच्छे से बिल्ड करना ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये समय आ चुका है कि जो पंचायत लेवल पर हैं, या पंचायत लेवल से लेकर प्राइम मिनिस्टर लेवल तक जितने भी लोग हैं, गांव के लेवल से लेकर सेंट्रल लेवल तक जितने भी लोग हैं, उन सबको इंश्योर करना होगा कि सभी बच्चे स्कूल तक पहुंच सकें। और 2025 तक हमें ये करना होगा, क्योंकि बच्चों की जो फाउंडेशन लिटरेसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बता दिया हूँ, बार बार यही बात यहाँ पे राइटर मेंशन कर रहे हैं, बार बार यही मतलब ये बात लिखी गई है, ठीक है ना। क्योंकि आज आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो ये चीज़ कल आपको यहाँ पे बहुत बड़ा रिटर्न देगी। तो दिस टाइम इज़ टू एक्ट नाउ, यानी कि ये समय है कुछ करने का, और ये काम हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। इससे क्या होगा, कोई भी बच्चा पीछे नहीं छूटेगा, सब यहाँ पे प्रॉपरली आगे बढ़ पाएंगे। तो वो बात यहाँ पर इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के अंदर मेंशन करी गई। क्लियर हो गई, एक एक बात आपको समझ में आ गई। चलो उसके बाद आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। अब देखो यार, 7:30 तक वैसे हमें पूरा ख़त्म करना था, लेकिन टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर अभी भी एक एडिटोरियल है। फिर उसके बाद एक और एडिटोरियल है, वो है फ्रांस वाला, जो कल वाला एडिटोरियल था वो कोई बात नहीं, छोटा सा था, उसको हम कभी भी निपटा देंगे, यानी कल परसों कभी भी निपटा देंगे। लेकिन इस आर्टिकल को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इस आर्टिकल में क्या चर्चा की जा रही है, वॉट आर द हर्डल्स टू बिल्ड स्कूल्स फॉर ट्राइबल्स। ये वाला जो एडिटोरियल है ना, ये बात ये करता है किस चीज़ के बारे में, EMRS के बारे में। EMRS के बारे में कल ही मैंने आप लोग को पढ़ाया था। ये क्या है, यह है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। आपको पता होगा जो ये एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल हैं, ये बेसिकली यहाँ पर ट्राइबल्स के लिए बनाए गए हैं। किसके लिए, ट्राइबल्स के लिए, जो खासकर शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके लिए इन स्कूल को बनाया गया।
इन स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन में एक बात ये रखी गई थी, ये स्कूल उसी एरिया में ओपन करिए जाएंगे जिस एरिया में लगभग 20,000 के आसपास ट्राइबल पॉपुलेशन रह रही होगी, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब वाली पॉपुलेशन रह रही होगी। एक पर्टिकुलर एरिया है और वो एरिया यहाँ पर 20 एकड़ में होना चाहिए। सॉरी 20 एकड़ कर रहा हूँ, वो एरिया के अंदर, सॉरी 20 एकड़, वो दूसरा पॉइंट आ गया कि वो एक ऐसा एरिया होना चाहिए जहाँ पर 20,000 के आसपास शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन रह रही हो। अगर ऐसा है तो वहाँ पर एक ना एक जो ये हमारा EMRS स्कूल है, यानी कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है, वो होना चाहिए ताकि हम ट्राइबल पॉपुलेशन तक एजुकेशन को पहुँचा सकें। तो ये जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का मॉडल है, इसको सबसे पहली बार 1997 से लेकर 1998 में लेकर आया गया था ताकि हम लोग एक क्वालिटी एजुकेशन दे सकें अपने ट्राइबल स्टूडेंट्स को, है ना। हमारा मकसद था कि हम स्कूल को बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकें। जैसे आज के समय पर केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, वैसे ये एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का कॉन्सेप्ट भी लेकर आया जा सके, देश भर में फैला दें। जहाँ जहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन होगी, जिस पर्टिकुलर एरिया में 20,000 के आसपास की संख्या होगी, तो वहाँ पर हम लोग एक स्कूल ओपन कर देंगे, जिससे क्या होगा, ट्राइबल पॉपुलेशन को बहुत अच्छी एजुकेशन मिलेगी। लेकिन ऐसी कहानी चल तो रही होती है, साल 2018 से 19 में इसके अंदर कुछ बदलाव कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं इन स्कूल्स को ट्राइबल पीपल के लिए बनाने में। तो 2018-19 में हम लोगों ने इस पर्टिकुलर स्कूल वाला सिस्टम जो है ना, इसके अंदर कुछ चेंजेस करे। अब वो चेंजेस क्या थे? जो नई गाइडलाइंस आई है ना, उसमें क्या बोला गया? उसमें ये बोला गया कि जो देखो मिनिमम एरिया होता है, मिनिमम मतलब मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट होता है। पहले मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट जो इस स्कूल के लिए लैंड रिक्वायरमेंट था, मतलब कितनी ज़मीन चाहिए थी, वो 20 एकड़ की ज़मीन चाहिए थी। इसको कम करके 15 एकड़ कर दिया गया। चलो कोई बात नहीं, कम कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी दिक्कत यह है, सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या आ रही है? ये स्कूल अभी तक ट्राइबल्स के लिए क्यों नहीं बन पाए? जिस मात्रा में हमने डिसाइड किया था उस मात्रा में क्यों नहीं बन पाए? उसके पीछे का रीज़न ये है, ये जो 15 एकड़ का रिक्वायरमेंट है लैंड का, वो कहाँ से आएगा? ठीक है ना, ये यहाँ पर लैंड का रिक्वायरमेंट कैसे पूरा किया जाएगा, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि आपने ये तो बता दिया कि जिस एरिया में 20,000 के आसपास जनसंख्या होगी शेड्यूल्ड ट्राइब की, वहीं पर ये स्कूल ओपन किया जाएगा। सपोज किसी एरिया में 10,000 के आसपास संख्या है, किसी एरिया में 15,000 के आसपास है, ज़्यादा लोग तो हैं ये भी, तो क्या वहाँ पे स्कूल ओपन नहीं होंगे? उन लोग को एजुकेशन नहीं मिलेगी? तो ये दो प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ट्राइबल के लिए स्कूल्स बनाए जा रहे हैं, ये एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स, वो यहाँ पे प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं, बन नहीं पा रहे हैं। फिर उसके बाद में करंट स्टेटस क्या है उसके बारे में बताया गया। करंट स्टेटस को देखोगे, जो हमारी ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है, इन्होंने यहाँ पर जोर दिया है कि हमें क्या करना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी ज़्यादा स्कूल्स को बनाना होगा। अभी यहाँ पे हम लोगों ने लगभग 688 स्कूल्स को सैंक्शन किया था, इतने स्कूल तैयार किए जाएंगे, जिसमें से 392 स्कूल्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद में 230 स्कूल्स का कंस्ट्रक्शन अभी पूरा हुआ है, 234 स्कूल्स ऐसे हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है ना। 32 स्कूल्स ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे जो मतलब कि जहाँ पर लैंड को लेकर, ज़मीन को लेकर दिक्कतें चल रही हैं। तो काफ़ी सारे स्कूल्स, मतलब आप देख पा रहे होंगे कि 688 में से 230 ने तो कंप्लीट किया कंस्ट्रक्शन, 234 के अंदर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, 32 स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर अभी लैंड को लेकर थोड़ा विवाद चल रहा है। तो इस प्रकार की दिक्कतें नज़र आ रही हैं इन एकलव्य मॉडल स्कूल जो ये पर्टिकुलर टॉपिक है इसको इम्प्लीमेंट करने में, ठीक है ना। तो क्या क्या दिक्कत है, ये चीज़ें मैंने आपको समझाई, क्लियर हो गया। तो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के लेकर जो भी सारी बातें मैंने आपको बताई हैं ना, वो यहाँ पे लिखी हुई हैं, लिखित में भी प्रोवाइड करवा दी हैं। यहाँ पर इस स्कूल के अंदर जैसा सिलेबस CBSE का होता है, वही चीज़ें, वही एक्टिविटीज़ यहाँ पर फॉलो की जाती हैं। फोकस ये है कि हम लोग ट्राइबल स्टूडेंट्स को एक क्वालिटी एजुकेशन दे सकें। इसके अंदर टारगेट यह है कि मान लो कोई भी एरिया है जहाँ पर 50% की शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन है, वहाँ पर इस स्कूल को बनाया जाएगा, ठीक है ना। या फिर 20,000 के आसपास की जो पॉपुलेशन है ट्राइबल पॉपुलेशन, वो होनी चाहिए, तब जाके इस स्कूल को बनाया जाएगा। तो वही दिक्कत है कि बाकी एरिया के अंदर सपोज़ यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, तो वहाँ पे क्या लोगों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाएगी। तो इसको लेकर एक चिंता व्यक्त की जा रही है, जिसकी वजह से ये जो मॉडल है ना, ये सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। नाउ फटाफट हम लोग आज की वोकैब्स को देखते हैं, क्या है इंपॉर्टेंट वोकैबलरी। सबसे पहला वोकैब है ट्रैवल। ट्रैवल मतलब ऑर्डिल, यानी कि कष्टपूर्ण परिश्रम। फिर उसके बाद में आता है डिसेक्रेट। डिसेक्रेट मतलब होता है अपवित्र करना, यानी वॉयलेट। देन बात आती है अपहोल्ड। अपहोल्ड मतलब समर्थन करना या कन्फर्म। देन आता है सेंटिलेटिंग। सेंटिलेटिंग मतलब होता है बहुत चमकीला या ब्रिलियंट। देन आता है ग्रिम। ग्रिम मतलब कठोर या फिर स्टोन कह सकते हो। तो ये थे आज के वोकैब्स जो कि आप लोग डेली बेसिस पर इस्तेमाल कर सकते हो। नाउ
अब फटाफट हम लोग अपने प्रीलिम्स के सवाल के उत्तर को देखते हैं। तो यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2019 का सवाल था, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, इनमें से क्या चीज़ एटमॉस्फेयर में निकलेगी अगर हम बायोमास रेसिड्यू या क्रॉप रेसिड्यू को जलाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी कि सारी की सारी चीज़ें, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें निकलती हुई नजर आती हैं। सपोज़ यहाँ पे मान लो जंगल के अंदर आग लगी, तो वहाँ पे आप देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, उसके बाद में वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारी चीज़ें यहाँ पर निकलती हैं वहाँ से। तो आंसर डी जो है ना वो इसका सही है। क्लियर हो गया? चलो इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।